वेलकम टू स्टडी गो जीनत। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएनएसएस का चैप्टर नंबर 13 जिसमें दे रखे हैं सेक्शन 173 से लेकर 196 तक के प्रोविजन। इन प्रोविजंस के बजाय सीआरपीसी में होता था चैप्टर नंबर 12 जिसमें होते थे सेक्शन 154 से लेकर 176 तक के प्रोविजन। पुराने वाले ये जो सीआरपीसी के प्रोविजंस हैं इनके बारे में अगर आपको जानना है तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा आई बटन पर, आप वो देख सकते हो। आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ जो न्यू है वही डिस्कस करेंगे, यानी बीएनएसएस का चैप्टर नंबर 13। बेसिकली ये है किस बारे में? ये इन्वेस्टिगेशन के बारे में है, जिसको आप क्रिमिनल प्रोसीजर का बैकबोन भी कह सकते हो, क्योंकि ये क्रिमिनल प्रोसीजर की फर्स्ट स्टेज होती है। एंड एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज एल ऑफ बीएनएसएस, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जो प्रोसीडिंग कंडक्ट करी जाती है बाय द पुलिस ऑफिसर या फिर बाय एनी पर्सन जिसको मजिस्ट्रेट ने एम्पावर किया है, जो खुद मजिस्ट्रेट नहीं है। और इस प्रोसीडिंग का जो नेचर होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव। ध्यान रखना है कि ये करी जाती है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। बाकी जो आपका चैप्टर नंबर 13 है इसमें आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती हैं। क्या क्या? सेक्शन 173 में कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो इंफॉर्मेशन रजिस्टर करवाई जा रही है वो होती है एफआईआर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन एफआईआर के रूप में 173 में लॉन्च हो रही है और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही है सेक्शन 175 में। फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो इंफॉर्मेशन है वो एनसीआर के रूप में अंडर सेक्शन 174 लॉन्च हो रही है, और अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे रहा है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग भी सेक्शन 174 में ही बात कर रखी है। सेक्शन 194 में इंक्वेस्ट कंडक्ट करी जाती है और उसकी इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाई जाती है, वो भी कब? जब इंफॉर्मेशन मिलती है किसी पर्सन की डेथ की अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। तो ये तो आपके मेन टॉपिक हैं इस चैप्टर में। बाकी हम जो भी मतलब रेलेवेंट सेक्शन और इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो भी इन इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ निपटाते जाएंगे। फालतू नहीं पढ़ेंगे, बस इतना पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। ओके, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जुडिशियरी, एपीओ या किसी भी लॉ से रिलेटेड एग्जाम के लिए और आपके एग्जाम में बीएनएसएस, बीएसए, बीएनएस, टीपीए, सीपीसी या कोई भी सब्जेक्ट जो लिस्ट में मेंशन है वो अगर पूछा जाता है, जिसके मैंने बनाए हुए हैं नोट्स, चाहे एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हों या फिर आते हों डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस, सब जगह जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं वो आपको हेल्प करने वाले हैं। अपने नोट्स में मैंने सेक्शंस को फ्लो चार्ट्स में ब्रेक डाउन करके लिखा हुआ है ताकि आपको वो इजीली समझ में आ जाए। साथ ही आपको हर एक सेक्शन से रिलेटेड जो भी रिसेंट के केसेस होते हैं एंड लैंडमार्क केसेस होते हैं वो सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे। मतलब ऐसा कंटेंट जिसको पढ़ने के बाद ना आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। फिर देखना आपकी तैयारी कितनी आसान हो जाती है। ये सिर्फ नोट्स नहीं है, ये मेरे रात दिन की मेहनत है जो कि इनको प्रिपेयर करने में मैंने लगाई है ताकि मैं आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। दैट्स व्हाई दीज आर टू द पॉइंट नोट्स, और इनको मैंने बनाया ही इस तरीके से है ताकि आपका टाइम फालतू चीजों पे जाया होने से बच जाए और आप सिर्फ उतना पढ़ो जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो अपनी तैयारी को स्मार्टली बूस्ट करने के लिए आप भी परचेस कर सकते हैं मेरे नोट्स। कैसे परचेस करना है? मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसको स्टडी गो जीनत के नाम से सेव कर लो। उसके बाद मेरी व्हाट्सएप प्रोफाइल पे जाओ और जो भी नोट्स आपको परचेस करना है वहां से उसको सिलेक्ट करो और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप करो। सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 13 से, एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि एफआईआर को बीएनएसएस में कहां पर डिफाइन किया गया है, आप आंसर में सेक्शन 173 मत बोल देना। सेक्शन 173 में तो ये बता रखा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन किस तरीके से दर्ज करी जाएगी, उसके बारे में काफी सारी बातें बता रखी हैं, बट ये नहीं कह रखा है कि उसका मतलब है एफआईआर, लेकिन वही तो है एफआईआर। ट्विस्ट है ये। इसलिए ना मतलब आपसे एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस में पूछ लेता है कि एफआईआर को कहां डिफाइन किया गया है और ऑप्शन में देता है कि कहीं नहीं डिफाइन किया गया है बीएनएसएस में, और दे देगा सेक्शन 173 लिख के। तो ध्यान रखना है कि बीएनएसएस में कहीं पर भी एफआईआर को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन सेक्शन 173 में जैसे कि एफआईआर लॉन्च करी जाती है तो जो भी चीजें बता रखी हैं उनको ध्यान में रखते हुए कई केसेस में एफआईआर को डिफाइन किया गया है, जैसे कि स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस रूसी मिस्त्री 1960 का केस। इस केस में इन्होंने बताया कि एफआईआर का मतलब होता है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को जो इंफॉर्मेशन दी गई है कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के बारे में, उसको अपन लोग कह रहे हैं एफआईआर। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के बारे में जो कि फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम दी गई है और ये क्रिमिनल लॉ को मोशन में ला देती है, इन्वेस्टिगेशन को ये शुरू करवा देती है और फिर जो भी ऑफेंडर है उसको अरेस्ट करने के लिए आगे प्रोसीड किया जाता है।
और जो भी मतलब आगे की कार्यवाही करनी है वो शुरू हो जाती है एफआईआर लॉन्च होते के साथ ही। बाकी अगर आपसे पूछे कि जो एफआईआर है क्या इसको अपन लोग फैक्ट का इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं कि जो भी केसेस के फैक्ट रहे होंगे वो सारे के सारे एफआईआर में मेंशन होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्लेंट की तरह नहीं है। आप सीपीसी में पढ़ते हो ना, ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 1, उसमें मेंशन है कि प्लेंट में क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। साथ ही ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 2 में बता रखा है कि चाहे प्लेंट हो चाहे रिटर्न स्टेटमेंट हो, ये दोनों जैसे कि आपको पता है कि इनको प्लीडिंग कहते हैं, तो इनमें फैक्ट जो डालने हैं वो होने चाहिए मटेरियल फैक्ट, तो वहां पे होते हैं फैक्ट मेंशन। बट एफआईआर को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि उसमें जो केस के हैं फैक्ट वो सारे मिल जाएं, क्योंकि फर्स्ट इन द पॉइंट ऑफ टाइम जो इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में दी गई है जरूरी नहीं है कि उसमें सब कुछ बता दिया गया हो। ओके, ये बेसिकली बेसिक इंफॉर्मेशन है टू सेट द क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन। इसमें क्राइम की डिटेल नहीं होती है पूरी, और इवन कई बार तो ऐसा होता है कि सारे के सारे एक्यूज का नाम भी नहीं पता होता है, तो वो सारी चीजें और जो भी स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ अकरेंसेज हैं वो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पता चलती है कि कौन कौन शामिल थे, कैसे कैसे क्राइम हुआ, वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलती है। वो सब कुछ एफआईआर में नहीं मेंशन होता, इसलिए आप एफआईआर को इंसाइक्लोपीडिया नहीं कह सकते हो फैक्ट का। ये कहा गया था हरदे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। अब सीधे हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 173 बीएनएसएस का। इसमें आप गौर करो, ये जो लाइंस लिखी हैं, साथ ही सबसेक्शन 3 जो कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में बात करता है, और भी कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, वो आपको ना इसके बजाय सीआरपीसी में जो होता था ना सेक्शन 154 वहां पर देखने को नहीं मिलती थी। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए तब हम क्या करते थे, जो केसेस में रूलिंग आ रखी हैं उनको कंसीडर करते थे, जैसे कि एक फेमस रूलिंग थी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के रिगार्डिंग ललिता कुमारी की। वहीं यहां पर ये जो लाइंस लिखी हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द कॉग्निजेबल ऑफेंस इज कमिटेड, होता ये था कि पहले ना आप किसी एसएचओ के पास कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, एफआईआर लॉन्च करवाना चाह रहे हो, तो वो ये कह के मना कर देता था एफआईआर रजिस्टर करने से कि ये तो हमारे एरिया का मैटर है ही नहीं। ऐसी चीजें बहुत हो रही थी पहले, तो इन चीजों से बचने के लिए ना केसेस में ये बातें हेड हुई थी कि जो एसएचओ साहब है ना वो मना नहीं कर सकते हैं इस ग्राउंड पे कि उनको तो मामले का जुरिस्डिक्शन नहीं है। उनको कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर इंफॉर्मेशन आई है, डजंट मैटर कहां पे वो कमिट हुआ है, वो एफआईआर के रूप में रजिस्टर करनी पड़ेगी, और वो होगी 0 एफआईआर के रूप में रजिस्टर। उसको वो नंबर नहीं देंगे, जो नॉर्मली एफआईआर का नंबर होता है ना, वो नंबर नहीं देंगे उसको, क्योंकि वो नंबर उसको देगा उस एरिया का एसएचओ साहब जिसके एरिया का वो मैटर है। कैसे देगा? क्योंकि फिर ये 0 एफआईआर उसको फॉरवर्ड करी जाएगी। लेकिन केसेस की भले ही ये रूलिंग आ रखी हो, देखने को मिलता था कि इनको ना अच्छे से फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसलिए क्या किया इन्होंने, अब 173 बीएनएसएस में ना इनको प्रोविजन के फॉर्म में ऐड कर दिया है, ताकि इनको फॉलो किया ही जाए, किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना रहे इन चीजों के रिगार्डिंग। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 173 ये कह रहा है कि फर्क नहीं पड़ता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कहां हुआ है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप किसी भी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को दे सकते हो। अगर आपने इंफॉर्मेशन ऑफिसर इंचार्ज, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे एसएचओ, अगर आपने एसएचओ को जो इन्फॉर्मेशन दी है कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के बारे में, वो आपने ओरली दी है, तो तब एसएचओ की ड्यूटी बनती है कि वो राइटिंग में खुद या अपनी डायरेक्शन में किसी और से रिकॉर्ड करवाएगा। फिर वो आपको, यानी आप इन्फॉर्मेंट हुए ना, आपको वो पढ़ के सुनाएगा कि क्या क्या लिखा है उन्होंने, फिर आपसे ना वो साइन करवाएगा। वहीं अगर आपने वो इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली दी है, लाइक फोन कॉल के जरिए दी है, अब जैसे EFIR का कॉन्सेप्ट इन्होंने डाल दिया ना यहाँ पे, तो इस चीज के लिए भी ना बहुत सारी चीजें टाइम टू टाइम देखना, गाइडलाइंस वगैरह आती रहेंगी। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली FIR रजिस्टर करवाई है तो तब SHO साहब उसको रिकॉर्ड करेंगे और आपकी ये ड्यूटी बनेगी कि आप 3 दिन के अंदर उस पर साइन करके आओ। और कई बार जैसे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो इंफॉर्मेशन है वो मैसेज के जरिए या फोन कॉल के जरिए दी जाती है, तो अगर वो फोन कॉल या मैसेज क्रिप्टिक टाइप का है, मिस्टीरियस, हिडन, जिसको डिफिकल्टी हो रही है समझने में, सीक्रेटिव वे में वो दिया गया है, विच इज नॉट क्लियर, गिव्स पार्शियल इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ ऑफेंस, तो उसको FIR कंसीडर नहीं किया जाएगा BNSS के सेक्शन 173 में। वही जो नॉन क्रिप्टिक मैसेज होते हैं, फोन कॉल होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के बारे में जो सफिशिएंट एंड क्लियर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उसको FIR के रूप में रजिस्टर किया जा सकता है और इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू करी जा सकती है।
ये सब बातें कही गई थी किस केस में? नेताजी अच्युत शिंदे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021 के केस में। साथ ही आपने ध्यान रखना है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के बारे में एफआईआर के रूप में जो इन्फॉर्मेशन एसएचओ साहब यहां पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? उसका सब्सटेंस एंटर करना पड़ेगा उस बुक में, जैसा कि इनके पुलिस स्टेशन में रखी होती है, एक रजिस्टर टाइप का होता है। उस मैनर में ये उसमें उसको एंटर करेंगे जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने बाय द रूल प्रिस्क्राइब किया हुआ है इस चीज के लिए। ओके, साथ ही ये जो एफआईआर इन्होंने बनाई है, सबसेक्शन 2 ये कहता है कि उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी इमीडिएटली इन्फॉर्मेंट को या फिर विक्टिम को ये देंगे। ओके, बाकी आप प्रोवाइजो भी देख लो, फर्स्ट एंड सेकंड जो सबसेक्शन उनमें दे रखा है, ये एक तरीके का ना स्पेशल सेफगार्ड दे रहा है विमेन एंड डिसेबल पर्सन को इन ऑफेंसेस के केस में। देखो, सेक्शन 64 से लेकर 70 तक बीएनएस में सेक्सुअल ऑफेंसेस दे रखे हैं, लाइक रेप वेप वाले, और सेक्शन 74 से 79 तक आपके जो महिला की मोडेसिटी को आउटरीच करने वाले ऑफेंस, सेक्सुअल हरासमेंट वाले, डिस्रोबिंग वाले, वॉयरिज्म, स्टॉकिंग, इस तरह के ऑफेंस दे रखे हैं। 124 ऑफ बीएनएस में दे रखा है एसिड अटैक से रिलेटेड ऑफेंस। तो ये जितने भी ऑफेंस यहाँ पे बता रखे हैं, ये कमिट किए गए हैं या इनको कमिट करने का अटेम्प्ट अगर किया गया है और ये हुए हैं किसी महिला के अगेंस्ट, तो तब इनकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी किसको? महिला पुलिस ऑफिसर को या फिर किसी महिला ऑफिसर को। ठीक है, कोई महिला पुलिस ऑफिसर या कोई महिला ऑफिसर ऐसे ऑफेंस की इंफॉर्मेशन एफआईआर के रूप में रिकॉर्ड करेगी। सेकंड प्रोवाइजो ये कह रहा है कि जिस पर्सन के अगेंस्ट ये ऑफेंस कमिट हुए हैं, अगर वो पर्सन मेंटली या फिजिकली डिसेबल है, तो तब ऐसे ऑफेंस की इंफॉर्मेशन जो विक्टिम है उसके रेजिडेंस पे या उसकी चॉइस की किसी भी प्लेस पर रिकॉर्ड करी जाएगी। किसकी प्रेजेंस में? इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर की प्रेजेंस में। इस चीज को वीडियोग्राफ किया जाएगा। साथ ही पुलिस की यह ड्यूटी बनेगी कि ऐसे विक्टिम की स्टेटमेंट जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मजिस्ट्रेट के द्वारा अंडर सेक्शन 183 सबसेक्शन 6 क्लोज ए रिकॉर्ड करवाए। सबसेक्शन 3 प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में बात करता है। आखिर ये है क्या चीज, ये हम बाद में देखेंगे। पहले, इससे पहले जो केसेस आ चुके हैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में, वो हम कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास एक केस आता है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2024 का। इस केस में कहा जाता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन का अगर इंफॉर्मेशन मिलता है तो तब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं करनी है, डायरेक्ट एफआईआर रजिस्टर करनी है। एफआईआर रजिस्ट्रेशन करना ऐसे मामलों में मैंडेटरी है। और साथ ही अबैटमेंट ऑफ सुसाइड, कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज से रिलेटेड जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, उनमें भी ये चीज मैंडेटरी है कि एफआईआर रजिस्टर करें बिना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के। ये कहा गया था अमित कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 के केस में। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल कैटेगरीज हैं ऐसी जहां पर ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट एफआईआर रजिस्टर करो, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं कर सकते। मतलब कर सकते हैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर रजिस्टरिंग एफआईआर, लेकिन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मैंडेटरी भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। तो किस तरह के केसेस हैं वो? जैसे कि मैट्रिमोनियल, फैमिली डिस्प्यूट से रिलेटेड केसेस हो गए। इसका एक मोस्ट हाईलाइटेड एग्जांपल है सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस, जो कि क्रुएलिटी से रिलेटेड ऑफेंस के बारे में बात करता है। इस सेक्शन का जैसे कि पता ही है काफी ज्यादा मिसयूज किया जाता है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये गाइडलाइन आ चुकी है कि मतलब थोड़ा ऐसे मामलों में ना सावधानी से प्रोसीड करना चाहिए। बिफोर रजिस्टरिंग एफआईआर यहाँ पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, ध्यान रखना मैंडेटरी नहीं है। ओके, बाकी कमर्शियल ऑफेंसेस हो गए, मेडिकल नेग्लिजेंस वाले केस हो गए, ऐसे केस हो गए जहां पर अनरीजनेबल डिले हुआ है या फिर इंफॉर्मेशन अगर क्लियरली डिस्क्लोज नहीं कर रही है कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, या फिर जो ऑफेंसेस हैं उनके लिए पनिशमेंट 3 से 7 साल तक के बीच की है और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करने वाले ऑफेंस से रिलेटेड है, तो तब प्राइमा फेसाई केस बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये देखने के लिए एफआईआर लॉन्च करने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी जा सकती है। ओके, ये कहा गया था इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2025 के केस में। अब यहां पर सबसेक्शन 3 देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सेक्शन 175 ऑफ बीएनएसएस बात करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन की। तो वो तो बिल्कुल फुल फ्लेज इन्वेस्टिगेशन है, उसको किसी भी तरीके की इंक्वायरी रिप्लेस नहीं कर सकती है, इसलिए उसके ऊपर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये कह रहे हैं कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की इंफॉर्मेशन मिलती है और उस ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो है 3 साल या उससे ज्यादा बट 7 साल से कम, तो तब
ऐसे ऑफिसर की परमिशन से जिसकी रैंक डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे की नहीं है। एसएचओ क्या कर सकते हैं, ऑफेंस का नेचर एंड ग्रेविटी को कंसीडर करते हुए विद इन 14 डेज ये असर्टेन करने के लिए कि आगे प्रोसीड करने के लिए प्राइमा फेसाई केस बन रहा है या नहीं बन रहा है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली अगर प्राइमा फेसाई केस लग रहा है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। ध्यान रखना कि ये अप्लाई होता है सिर्फ उन कॉग्निजेबल ऑफेंस पर जो कि 3 से 7 साल के कारावास के लिए पनिशेबल हैं। सबसेक्शन 4 ये कह रहा है कि अगर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन एफआईआर के रूप में रिकॉर्ड करने से अगर मना कर देता है तो तब एग्रीव पर्सन राइटिंग में बाय पोस्ट वो भेजेगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास, और अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये पाता है कि हाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है कमिट, तो तब वो या तो खुद पर्सनली या फिर अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर से इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, या तो खुद कर सकता है इन्वेस्टिगेशन या फिर सबॉर्डिनेट ऑफिसर को डायरेक्शन दे सकता है कि भाई तुम कर लो इन्वेस्टिगेशन। जो भी करेगा इन्वेस्टिगेशन उसको ऑफिसर इन चार्ज की जो पावर होती है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन वो सारी पावर होंगी। वही अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी मना कर दे तो तब मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका सेक्शन 173। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपने एफआईआर के बारे में ध्यान रखनी है। तो एफआईआर को रजिस्टर करने की जो पुलिस वालों की ड्यूटी होती है ना, उससे रिलेटेड रिसेंट में एक केस आया था जो कि आप नोट कर सकते हो, बाकी तो आपको फुटनोट में लिखा हुआ भी मिल जाएगा। केस का नाम है मोहम्मद अफजाल मोहम्मद शरीफ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2025। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये बात हेल्ड करती है कि जो पुलिस ऑफिसर हैं वो सेंटिनल्स ऑफ द लॉ है, मतलब कानून के रखवाले हैं, तो उनको विजिलेंटली, प्रॉम्प्टली, ऑब्जेक्टिवली और अपने पर्सनल बायस को साइड रख के एक्ट करना चाहिए। वो अपनी ड्यूटी में किसी भी तरीके का डेरिलेक्शन नहीं करने चाहिए। आगे, अगर वो अपनी ड्यूटी का मिसयूज करते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन पावर को तमीज से इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो तब इस चीज के रिगार्डिंग आप एक केस साइड कर सकते हो। कौन सा? विजय कुमार यादव वर्सेस शीश राम सैनी 2025 का। ये भी आपको ना फुटनोट में लिखा हुआ मिल जाएगा। इस केस में बहुत प्यारी बात सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करती है कि इट इज हाई टाइम दैट दोज हु इन्वेस्टिगेट आर ऑल्सो इन्वेस्टिगेटेड। यानी कि जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है ना, उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है अगर वो अपनी इन्वेस्टिगेटिंग पावर का मिसयूज करते हैं, तमीज से उसको वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, बाकी अगर आप सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस को शॉर्ट में लिखना चाहो तो इस तरीके से शॉर्ट करके लिख सकते हो। और यहां पर आपने ये ध्यान रखना है, यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का जो केस था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बात हेल्ड करी थी कि एफआईआर जब लॉन्च हो जाती है ना, उसके बाद 24 आवर के अंदर उसकी ऑनलाइन कॉपी अपलोड कर दी गई होनी चाहिए, क्योंकि जो एफआईआर है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसकी एक्सेसिबिलिटी पब्लिक को होनी चाहिए। बट इंपॉर्टेंट चीज जो आपने ध्यान रखनी है, निपुण सक्सेना का केस, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये बात हेल्ड करती है कि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस की विक्टिम होती हैं और जो पॉक्सो ऑफेंस के विक्टिम होते हैं, जैसे कि पता ही है, उन विक्टिम की आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। तो ऐसे मामलों की जो एफआईआर है उनको अपन लोग पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं कंसीडर कर सकते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर एफआईआर लॉन्च करने में डिले हो जाए तो इसका क्या इंपैक्ट होगा। वैसे तो ये चीज डाउट डालती है माइंड में कि मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। लेकिन जो ऑफेंसेस 3 साल से ज्यादा इंप्रिजनमेंट के लिए पनिशेबल हैं, जैसे कि पता ही है ना, अंडर सेक्शन 514 ऑफ बीएनएसएस 3 साल से ज्यादा इंप्रिजनमेंट के लिए पनिशेबल ऑफेंस के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दे रखी है, तो तब ऐसे ऑफेंस की एफआईआर लॉन्च करने में अगर डिले हो जाता है किन्हीं रीजनेबल वजहों से, कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कि रेप वाले ऑफेंसेस होते हैं तो वहां पर सोसाइटी, मोरालिटी, पता नहीं किन किन चीजों का डर रहता है और इस वजह से एफआईआर लोग लॉन्च नहीं कर पाते हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस जो होते हैं ऐसे मामलों में, तो तब एफआईआर लॉन्च करने में डिले हो गया, ये कोई वैलिड ग्राउंड नहीं होगा अंडर सेक्शन 528 ऑफ बीएनएसएस एफआईआर को क्वैश करने का। ये कहा गया पुनीत बेरीवाला वर्सेस स्टेट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2025 के केस में। साथ ही ये भी आपको चीज पता होनी चाहिए कि जब एफआईआर लॉन्च होती है ना, तो उस चीज के बारे में रिपोर्ट वगैरह बना के मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है। तो अगर इस चीज में डिले कर दिया जाए तो इस चीज से उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, अगर एफआईआर लॉन्च होते ही इन्वेस्टिगेशन तुरंत स्टार्ट कर दी गई थी। लेकिन अगर जो डिले है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अनएक्सप्लेन्ड है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो ये चीज थोड़ा डेट्रीमेंटल इंपैक्ट डाल सकती है प्रोसिक्यूशन के केस पर।
अब क्वेश्चन ये आता है कि सेक्शन 528 ऑफ बीएनएसएस में जैसे कि हमें पता है कि एफआईआर क्वैश करी जा सकती है, तो कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं? इस चीज के बारे में कई केसेस में बताएगा, जैसे कि स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल, एंड रिसेंट का केस हो गया शिव प्रसाद सिंहवाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2024, अपने उत्तराखंड का केस। तो परिस्थितियां ये हो सकती हैं कि जो एलिगेशन लगाई गई थी ना एफआईआर में, वो कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं कर रही है, कोई केस बना ही नहीं रही है, या कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन को डिस्क्लोज नहीं कर रही है, एक्यूज के अगेंस्ट जो एलिगेशंस एंड एविडेंस कलेक्ट करे गए हैं वो एक्यूज के अगेंस्ट कोई ऑफेंस स्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं, या फिर ये चीज है कि जो एलिगेशंस हैं वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं, या फिर जो एलिगेशन है वो एब्सर्ड है, इनहेरेंटली इम्प्रोबेबल और लेक कर रही हैं रीजनेबल बेसिस, या फिर वो कोई मैलिस को सेटिस्फाई करने के लिए लाई गई हैं, कोई पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से लाई गई हैं, कोई दुश्मनागी निकालने के लिए एफआईआर लॉन्च करवाई गई है, झूठी एफआईआर है, झूठी सुरभि एक आता है ना, रील आता है, राजन का दीपक और सुरभि ऐसे करके होती है, तो उसमें बोलता है झूठी सुरभि या फिर जो एफआईआर है वो लीगल प्रोसेस को अब्यूज करने के लिए लाई गई है। तो ये कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं जिनमें एफआईआर क्वैश करी जा सकती है। अब एविडेंशियरी वैल्यू क्या है एफआईआर की? हर एंगल से मैंने एविडेंशियरी वैल्यू जो हो सकती है एफआईआर की वो बताई हुई है यहाँ पे नोट्स में। तो सबसे पहले एक केस आता है सी मंगेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का 2010 का, जिसमें कहा जाता है कि एफआईआर कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है कि बस उसके आधार पर कन्विक्ट कर दो, सीधे सूली पे चढ़ा दो, ना 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 ना, बल्कि जो इन्फॉर्मेंट है उसके एविडेंस को कॉरोबरेट करने के लिए अंडर सेक्शन 160 या फिर उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए अंडर सेक्शन 148 ऑफ बीएसए एफआईआर को यूज किया जा सकता है। बस इतना यूज है, इसके अलावा और भी चीजें हैं। एफआईआर सोन आफ्टर द इंसिडेंट अगर विटनेस के द्वारा लॉन्च कराई गई है तो तब ये रेस जस्टिस का पार्ट बन जाती है। अंडर सेक्शन 4 ऑफ बीएसए रेस जस्टिस के रूप में ये रेलेवेंट हो जाती है। ये कहा गया था सावल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड श्याम नंदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में। एंड साथ ही ना ये अंडर सेक्शन 6 ऑफ बीएसए कंडक्ट के रूप में भी रेलेवेंट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कन्फेशनल एफआईआर की क्या रेलेवेंसी होती है। जिस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया उसी ने जाकर एफआईआर अगर लॉन्च करवा दी कि भाई मैं एक पर्टिकुलर पर्सन का मर्डर करके आया हूं, जैसे कि रुस्तम पामड़ी का जो मूवी था उसमें हुआ था, तो ये कन्फेशनल एफआईआर की क्या वैल्यू रहेगी? ये कन्फेशन के रूप में एडमिसेबल नहीं हो सकती है सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 ऑफ बीएसए की वजह से, क्योंकि वहां पर मेंशन है ना कि अगर पुलिस को की जाती है कन्फेशन ऑफ गिल्ट तो तब वो चीज कन्फेशन के रूप में एडमिसेबल ही नहीं होती है। लेकिन ये कन्फेशनल एफआईआर एक्यूज के कंडक्ट के रूप में अंडर सेक्शन 6 ऑफ बीएसए रेलेवेंट हो सकती है। तो ये कन्फेशनल एफआईआर के रिगार्डिंग ये सब बातें कही गई थी अग्नू नागेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में, फुटनोट में लिखा हुआ मिल जाएगा केस, ठीक है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एफआईआर अगर कोई मरते मरते लॉन्च करवा दिया तो उसके डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में भी रेलेवेंट हो सकती है अंडर सेक्शन 26 ऑफ बीएसए। ये कहा गया था के रामचंद्र रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर 1976 के केस में। तो यहाँ पे आपको एफआईआर की जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आपका सेक्शन 173 जिसमें हमने एफआईआर का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया है विद केसेस। अब हम जो आगे के सेक्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अगला सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 174 जो कि बात कर रहा है जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के मामलों की इंफॉर्मेशन मिलती है तो तब क्या करना होता है, और ये भी बताता है कि क्या इन्वेस्टिगेशन करी जा सकती है। तो सबसे पहले ये कहता है कि जिस पुलिस स्टेशन के एरिया में कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन जब उसके ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दी जाती है तो तब वो उस इन्फॉर्मेशन का क्या करेगा, वो उस इन्फॉर्मेशन के सब्सटेंस को स्टेट ने जो प्रिस्क्राइब करी हुई है बुक जो रजिस्टर इनके यहाँ पे रखा होता है उसमें एंटर करेगा या एंटर करवाएगा, और साथ ही मजिस्ट्रेट के पास रेफर कर देगा इन्फॉर्मेंट को, बोल देगा कि ये फला फला मजिस्ट्रेट है, इनके पास आप चले जाओ। और इंपॉर्टेंट चीज ये भी है जो नहीं आपने यहाँ पे याद रखनी है कि इसकी ये भी ड्यूटी बनती है ये क्या करे, डेली डायरी रिपोर्ट ऐसे सभी मामलों की फोर्टनाइटली मतलब 14 दिनों में मजिस्ट्रेट को भेजेगा। सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जब इंफॉर्मेशन मिलती है ना इनको, तो ये अपने मन मर्जी मुताबिक इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकते हैं। इनको क्या करना पड़ेगा, जिस मजिस्ट्रेट को ऐसे मामलों को ट्राई करने का या ऐसे मामलों को ट्रायल के लिए कमिट करने का जुरिस्डिक्शन है उस मजिस्ट्रेट से ये ऑर्डर लेंगे,
वो मजिस्ट्रेट जब इनको ऑर्डर देगा तभी ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर सकते हैं। और जब इनको मिल जाता है मजिस्ट्रेट से ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन करने का, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन करते टाइम इनको वही पावर होती है इन्वेस्टिगेशन की जो पावर इनको होती है कॉग्निजेबल केस में, बट ये विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। सबसेक्शन 4 ये कह रहा है कि अगर दो से ज्यादा ऑफेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है, और उनमें से एटलीस्ट अगर एक भी निकल जाए कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो पूरे मामले को कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह ट्रीट कर लिया जाएगा कि ये तो पूरा ही मामला कॉग्निजेबल ऑफेंस का है, और फिर जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में आगे का प्रोसीजर होता है वो यहां पर फॉलो किया जाएगा। ओके, फर्क नहीं पड़ता है कि उनमें से कुछ ऑफेंसेस तो नॉन कॉग्निजेबल है, ये आपने ध्यान रखना है। अब सेक्शन 175 बताता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के जो मामले होते हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन करने की पुलिस ऑफिसर को क्या पावर है। हमने सेक्शन 173 में ये तो देख लिया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो एफआईआर के रूप में रजिस्टर हो रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए 175 दे रखा है। 175 ये कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के जो मामले होते हैं जिनको ट्राई करने का, जिनकी इंक्वायरी करने का चैप्टर नंबर 14 ऑफ बीएनएसएस में कोर्ट जुरिस्डिक्शन रखती है, तो उसके एरिया का जो एसएचओ है उसको ये पावर है कि बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के वो ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। एंड इवन ऑफेंस का नेचर एंड ग्रेविटी कंसीडर करके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी ये पावर है कि वो डायरेक्ट कर सकता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कि वो इन्वेस्टिगेशन करे। ओके, और इन्वेस्टिगेशन की इनकी जो भी मतलब प्रोसीडिंग रहेंगी उनको किसी भी स्टेज पर इस आधार पे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि इनको तो पावर ही नहीं थी अंडर सेक्शन 175 इन्वेस्टिगेट करने की, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की जो पावर होती है पुलिस वालों की वो इनकी प्रीरोगेटरी होती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। सबसेक्शन 3 इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन 175 का सबसेक्शन 3 हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? यहां पर मजिस्ट्रेट के पास भी पावर है, वो मजिस्ट्रेट जो कि सेक्शन 210 के तहत कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है। क्या पावर है मजिस्ट्रेट के पास? कि वो यहां पर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। क्या कंसीडर करके? सेक्शन 173 सबसेक्शन 4 में एप्लीकेशन उसके पास करी गई है विद एफिडेविट, उसको कंसीडर करके। अगर उसको लग रहा है कि कोई इंक्वायरी करवानी जरूरी है तो वो इंक्वायरी करवा के, कंसर्न पुलिस ऑफिसर ने अगर कुछ सबमिट किया है तो वो कंसीडर करके। यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था कि जब एसएचओ मना कर देता है एफआईआर रजिस्टर करने से तो तब राइटिंग में वो इन्फॉर्मेशन बाय पोस्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास भेजी जाती है। फिर अगर वो भी मना कर देता है तो तब मजिस्ट्रेट के पास अप्लाई करते हैं विद एफिडेविट। ओके, तो वो चीज यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करने से पहले मजिस्ट्रेट कंसिडर कर रहा है। और यहाँ पर सबसेक्शन 4 ये कह रहा है कि सेक्शन 210 के तहत जो मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है कॉग्निजेंस लेने के लिए, वो ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन तब भी जब उसको मिलती है कंप्लेंट अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट, किसी ऐसे ऑफेंस के बारे में जो कि पब्लिक सर्वेंट ने इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी कर दिया। तो ऐसे मामले में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने से पहले मजिस्ट्रेट को कुछ चीजें ध्यान रखनी होंगी। क्या चीजें? उसके सुपीरियर ने, पब्लिक सर्वेंट के सुपीरियर ऑफिसर ने अगर कोई फैक्चुअल रिपोर्ट दी है तो वो उसको भी कंसीडर करेगा। इसके अलावा जो परिस्थितियां हैं वो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट क्यों नजर आ रही हैं, इस चीज के लिए अगर उसने कुछ अजर्ट किया है तो वो भी यहाँ पर मजिस्ट्रेट कंसीडर करेगा। तो यहाँ पर आपको सेक्शन 175 किस बारे में था ये चीज क्लियर हो गई। अब हम इसका जो सबसेक्शन 3 दे रखा है जिसमें मजिस्ट्रेट को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने की पावर है, इसको हम कंपेयर करके पढ़ेंगे सेक्शन 225 ऑफ बीएनएसएस के साथ, क्योंकि वहां पर भी मजिस्ट्रेट के पास पावर है इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने की। और पहले जब इनके बजाय सीआरपीसी में होते थे सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 202, तब इन दोनों में क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है काफी सारे केसेस में बताए गए थे। और उन इंपॉर्टेंट केसेस में से सबसे पहले हमारे पास आता है देवरापल्ली लक्ष्मी नारायण वर्सेस वी नारायण रेड्डी 1976 का केस। इस केस में ये बात हेल्ड करी जाती है कि सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी में जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने की मजिस्ट्रेट के पास पावर है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस। वहीं सेक्शन 202 ऑफ सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जा सकता है आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस। इस तरीके से ये डिफरेंस बताए गए। बट विनू भाई हरि भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019 के केस में कहा गया कि ऐसा नहीं है। 156 सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है इवन आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस बट बिफोर कमेंसिंग ट्रायल। ये आपने ध्यान रखना है। साथ ही आपने रिसेंट का केस भी ध्यान रखना है।
सास इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2024 का। इस केस में भी इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये बताए गए थे। तो जितने भी केसेस आए उन सभी को एनालाइज करने के बाद जो इन दोनों सेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, मैं ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगी जो मैंने खुद एनालाइज किए हैं, ठीक है, मतलब खुद अपनी लीगल रीजनिंग से ये सब प्रोविजन वगैरह जो भी है उनको पढ़ने के बाद एनालाइज किया, ठीक है। उससे आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है। थोड़ा कंफ्यूजन होगा पहले, और अगर कंफ्यूजन नहीं होता है पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर होता है कंफ्यूजन तो आप बार बार वीडियो को देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ना पहले बेस बनाकर चलेंगे। पहले हम जानेंगे कि पुलिस रिपोर्ट जब मिलती है मजिस्ट्रेट को तो तब मजिस्ट्रेट के पास क्या ऑप्शन है, कंप्लेंट जब मिलती है मजिस्ट्रेट को तब मजिस्ट्रेट के पास क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहले पुलिस रिपोर्ट के बारे में अगर हम देखें तो हमें मिलता है सेक्शन 193 सब सेक्शन 3, इसको करेक्ट कर लेना। यहां पर ये लिखा हुआ है कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कोशिश ये रहेगी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी की कि वो क्या करे, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होते ही उसकी रिपोर्ट, जिसको हम कहेंगे पुलिस रिपोर्ट, अंडर सेक्शन 193 सब सेक्शन 3 मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करे, उस मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करें जिसको सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लोज बी पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने की पावर है। ओके, यहां पर ये आपने ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि जो टाइम पीरियड दे रखा है ना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का, उस टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट हो गई और फिर वो पुलिस रिपोर्ट बनाकर यहाँ पे दे रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि नहीं होती उस टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट। तो जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म होता है, भले इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, फिर भी इनको पुलिस रिपोर्ट बनाकर यहाँ पर देनी होती है, और फिर बाकी जो इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन है उसको वो आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कंटिन्यू कर सकते हैं और उसकी एडिशनल पुलिस रिपोर्ट, बोले तो एडिशनल चालान बनाकर दे सकते हैं अंडर सेक्शन 193 सबसेक्शन 9 मजिस्ट्रेट को। ओके, तो अभी उतना डेप्थ में नहीं जाना है। अभी आप ये समझो कि पुलिस रिपोर्ट जो इनिशियली मिली है अंडर सेक्शन 193 सबसेक्शन 3 ऑफ बीएनएसएस मजिस्ट्रेट को, तो मजिस्ट्रेट क्या क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने से मना कर सकता है अगर कोई ऑफेंस नहीं बन रहा है, या फिर अंडर सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लोज भी, जैसे कि पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने की पावर है मजिस्ट्रेट को, तब वो कॉग्निजेंस ले सकता है। अगर उसको लग रहा है कि कॉग्निजेंस लेना चाहिए तो कॉग्निजेंस ले सकता है, और जब कॉग्निजेंस लेगा तो तब सेक्शन 227 में प्रोसेस वगैरह इशू करने वाले स्टेप पे प्रोसीड कर सकता है। सेक्शन 230 में जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी करने के लिए बोल रखा है ना मजिस्ट्रेट को कि वो एक्यूज को कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह पुलिस रिपोर्ट की कॉपी वगैरह भेजेगा, तो वो चीज़ वो करेगा। फिर सेक्शन 261 से लेकर 266 तक दे रखा है वारंट ट्रायल इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट, और सेक्शन 271 में जजमेंट, ठीक है। तो आगे ये सब प्रोविजंस का रोल आ जाता है। ओके, तीसरा ऑप्शन है कि अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि और इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए आगे तब, या फिर अगर चीज ये है कि पुलिस वालों ने गिवन टाइम में पूरी इन्वेस्टिगेशन वो नहीं कर पाए थे कंप्लीट, ठीक है, जितनी भी करी थी उसकी इन्होंने बना के दे दी टाइम खत्म होने के बाद पुलिस रिपोर्ट, तो तब मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट इन दोनों से जो भी सिचुएशन होती है पुलिस वालों को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे सकता है। और इस फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में प्रोविजन आपको देखने को मिलता है सेक्शन 193 सबसेक्शन 9 में, जहां पर ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होती है पुलिस वाले क्या करते हैं, इसकी एडिशनल पुलिस रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करते हैं। यहां तक क्लियर है। लेकिन ये जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सक रहा है मजिस्ट्रेट, ये ऑर्डर दे कौन से सेक्शन में रहा है, ये अथॉरिटी ऑर्डर देने की मिल कहां पर रही है मजिस्ट्रेट को, तो ये मिल रही है सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 में। समझ में आ गया। पुलिस रिपोर्ट जो इनिशियली मिली है वो मिलने के बाद किन सिचुएशंस में अंडर सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है, ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। और मैं यूं क्यों कह रही हूं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा, क्योंकि भाई पुलिस रिपोर्ट जो इनिशियली फाइल हुई है वो इन्वेस्टिगेशन करके तो फाइल करी गई थी ना, तो उसके आधार पर अब वो जो आगे इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन ही तो होगी, और इस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने की अथॉरिटी कहां से मिल रही है, 175 सबसेक्शन 3 से। इतना क्लियर। अब कंप्लेंट जब मिलती है मजिस्ट्रेट को तो तब अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर अंडर सेक्शन 174 सबसेक्शन 2 में मजिस्ट्रेट देता है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में है तो ट्रायल शुरू होने से पहले कभी भी किसी भी स्टेज पर उसकी इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर मजिस्ट्रेट दे सकता है अंडर सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 ऑफ बीएनएसएस। ओके, तो जब कंप्लेंट मिलती है ना, देखना पड़ता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है या कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो 174 सबसेक्शन 2 में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो तब सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है।
तो ये तो हो गया पहला ऑप्शन, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने का जब मिल रही है मजिस्ट्रेट को कंप्लेन। दूसरा ऑप्शन है मजिस्ट्रेट के पास कि वो, जैसे कि आपको पता ही है सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लोज ए में ये दे रखा है कि कंप्लेंट मिलने पर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है, तो ये वाला ऑप्शन भी वो यूज कर सकता है। और जब कॉग्निजेंस लेता है तो तब वो प्रोसीड करता है सेक्शन 223 से लेकर 226 तक के जो प्रोविजन दे रखे हैं इन प्रोविजन में, क्योंकि यहाँ पे बता रखा है ना कि कंप्लेंट लेने के बाद मजिस्ट्रेट को क्या क्या करना होता है, एग्जामिनेशन करना होता है कंप्लेनेंट का, और भी चीज़ें दे रखी हैं। फिर अगर प्राइमा फेशी केस वगैरह बन रहा होता है कंप्लेंट पे तो 227 में प्रोसेस इशू होती है। फिर अगर ट्रायल तक बात चली जाती है ना तो 267 से लेकर 271 ऑफ BNSS का रूल आता है, जहां पर प्रावधान किया गया है किस चीज का, कंप्लेंट पर जो इंस्टीट्यूट होता है वारंट ट्रायल उसका। और जब कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ले लेता है ना मजिस्ट्रेट, और ये जो सेक्शंस यहाँ पर दे रखे हैं इन सेक्शंस में प्रोसीड करता है, तो तब यहाँ पर भी उसके पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। और जो इन्वेस्टिगेशन 225 में करी जाएगी वो लिमिटेड टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो कि सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 में इन्वेस्टिगेशन का जो ऑर्डर देता है ना मजिस्ट्रेट, उससे बहुत ज़्यादा नैरो टाइप की समझी जाती है, क्योंकि सेक्शन 225 की इन्वेस्टिगेशन एंड होती है सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट में। वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं सबमिट करी जाती है। और यहाँ पे ना साथ ही आपको ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए कि सेक्शन 225 ऑफ BNSS में जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने की पावर है ना मजिस्ट्रेट को, वो सिर्फ और सिर्फ वो कंप्लेंट केस में ही इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि जब कंप्लेंट केस में वो प्रोसीड कर रहा है चैप्टर नंबर 16 ऑफ BNSS में, जिसमें दे रखे हैं सेक्शन 223 से लेकर 226 तक के प्रोविजन, तभी तो रोल आ रहा है सेक्शन 225 का, वरना कहाँ आ रहा है, कंप्लेंट केस में ही तो आ रहा है। ये चीज़ भी अपनी ध्यान रखनी है। तो पहली चीज क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 में जो इन्वेस्टिगेशन है वो ट्रायल शुरू करने से पहले मजिस्ट्रेट कभी भी ऑर्डर कर सकता है। 225 में जो है इन्वेस्टिगेशन वो तभी ऑर्डर कर सकता है जब कंप्लेंट पर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया हो और वो प्रोसीड कर गया हो चैप्टर नंबर 16 ऑफ BNSS में। ओके, दूसरी चीज ये है कि जो मजिस्ट्रेट है वो 175 सबसेक्शन 3 में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पुलिस को तब भी दे सकता है जब उसने कंप्लेनेंट को एग्जामिन ना किया हो। बट 223 में कंप्लेनेंट का जो एग्जामिनेशन करने का प्रावधान किया गया है वो प्री कंडीशन है बिफोर ऑर्डरिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 225 ऑफ BNSS। ये भी आपने ध्यान रखना है। सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 में जो इन्वेस्टिगेशन है वो फुल फ्लेज इन्वेस्टिगेशन है, मतलब पूरी खतरनाक वाली इन्वेस्टिगेशन जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, फुल फ्लेज इन्वेस्टिगेशन है, पूरी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती है। बट 225 में बहुत सारे आपको रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगे इन्वेस्टिगेशन में, इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज़ अ लिमिटेड टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और यहाँ पे तो विदाउट वारंट अरेस्ट करने की भी पावर नहीं होती है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जो 225 में मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर करी है उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को पावर नहीं है विदाउट वारंट अरेस्ट करने की। सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 में जो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है अगर वो है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन तो तब वो पुलिस रिपोर्ट में एंड होती है, उसकी पुलिस रिपोर्ट बना के अंडर सेक्शन 193 सबसेक्शन 3 ऑफ BNSS मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करी जाती है। अगर वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है तो तब उसकी फर्दर पुलिस रिपोर्ट या कह लो एडिशनल चालान अंडर सेक्शन 193 सबसेक्शन 9 मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किया जाता है। वहीं जो इन्वेस्टिगेशन 225 ऑफ BNSS में हो रही है उसकी कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं बना के दी जाती, उसकी सिंपल रिपोर्ट बना के दी जाती है मजिस्ट्रेट को। और ये चीज़ तो आपको क्लियर ही होगी कि अगर पुलिस रिपोर्ट आ चुकी है तो तब भी सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 में मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है, जो एंड होगी एडिशनल चालान में अंडर सेक्शन 193 सबसेक्शन 9 ऑफ BNSS। बट 225 में ऐसा नहीं है। अगर पुलिस रिपोर्ट ऑलरेडी फाइल कर दी गई है तो तब सेक्शन 225 में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं की जा सकती है। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा जो ट्राइबल ऑफेंसेस होते हैं उनमें भी अंडर सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है, बट ये चीज़ सेक्शन 225 में नहीं करी जा सकती है। आई होप आपको ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। सेक्शन 176 में प्रोसीजर बताया रखा है इन्वेस्टिगेशन का। ये सबसे पहले कह रहे हैं कि अगर इंफॉर्मेशन मिलती है या किसी और तरीके से SHO को ना ये रीजन टू बिलीव होता है, ये रीजन होता है सस्पेक्ट करने का कि ऑफेंस कमिट हुआ है ऐसा,
जिसके लिए अंडर सेक्शन 175 एसएचओ को इन्वेस्टिगेट करने की अथॉरिटी है। तो भाई साहब एसएचओ साहब इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना, है ना, है ना। बट इंपॉर्टेंट चीज है बीच में, क्या बीच में इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इनकी एक जिम्मेदारी भी है। क्या जिम्मेदारी है? कि उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने की पुलिस रिपोर्ट पर जिस मजिस्ट्रेट को पावर है, ये उस मजिस्ट्रेट को क्या करें, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाकर भेजें तुरंत। सेक्शन 177 ये बताता है कि ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आखिर भेजी कैसे जाएगी। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर कोई सुपीरियर ऑफिसर अपॉइंट करके बताया हुआ है, तो तब उस सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस के द्वारा ये रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाई जाएगी। तो जो एसएचओ साहब हैं वो सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस को लाकर वो रिपोर्ट दे देंगे और फिर वो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा। साथ ही उस सुपीरियर ऑफिसर को ये पावर है कि अगर उसको लग रहा है कि ये मेरे छोटे भैया को मैं थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शंस दे दूं, तो जो भी सही लगते हैं वो इंस्ट्रक्शन वो एसएचओ को दे देगा। और साथ ही उस रिपोर्ट में वो मेंशन भी करेगा कि मैंने एसएचओ को ना ये इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। देन वो रिपोर्ट लेकर जाएगा बिना किसी डिले के मजिस्ट्रेट के पास। ओके, अब जब रिपोर्ट जाएगी मजिस्ट्रेट के पास, तो अंडर सेक्शन 178 मजिस्ट्रेट को भी कुछ पावर दे रखी हैं। मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकता है, या फिर अगर उसको लग रहा है सही तो तब एट वंस प्रोसीड कर सकता है खुद ही, या फिर इस चीज के लिए अपने किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को डिप्यूट कर सकता है। किस चीज के लिए? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए, या फिर बीएनएसएस में जो तरीका बताया गया है उस तरीके से मामले को निपटाने के लिए। ओके, अब वापस से चलते हैं सेक्शन 176 पर। तो ये तो भेज दी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। अब जो एसएचओ साहब हैं वो खुद इन पर्सन टू द स्पॉट ऑफ द क्राइम प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर इस चीज के लिए अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को डिप्यूट कर सकते हैं। ऐसे सबऑर्डिनेट ऑफिसर को जो कि उस रैंक से नीचे का नहीं है, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने बाय स्पेशल और जनरल ऑर्डर प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो जब इनमें से जो भी जाएंगे ऑन द स्पॉट ऑफ द क्राइम, क्या करेंगे वहां पे जाके? वहां पर जाकर ये केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस इन्वेस्टिगेट करेंगे, और अगर जरूरी होता है तो तब ऑफेंडर को खोजने और अरेस्ट करने के भी ये स्टेप लेंगे। ओके, लेकिन वहीं अगर जो ऑफेंस है उसकी रिपोर्ट दी गई थी उस पर्सन का नाम बता के जिसने ऑफेंस कमिट किया, पता है कि मतलब ऑफेंडर कौन है। दूसरी चीज, जो वो ऑफेंस है वो ज्यादा सीरियस नेचर का नहीं है, तो तब एसएचओ को जरूरत नहीं है प्रोसीड करने की इन पर्सन, या फिर इस चीज के लिए सबऑर्डिनेट को डिप्यूट करने की कि वो ऑन द स्पॉट ऑफ द क्राइम जाएं और इन्वेस्टिगेट करें। ये चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर ऐसा है कि एसएचओ को ये बिलीव होता है कि सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है इन्वेस्टिगेट करने के, तो तब वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। साथ ही वो क्यों नहीं कर रहा है इन्वेस्टिगेशन, इस चीज के बारे में उस मैनर में जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने बताया हुआ है, इन्फॉर्मेंट को ये नोटिफाई करेगा कि देखो भैया हम नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। और ये बात कहां पर मेंशन है? ये बात मेंशन है सबसेक्शन 2 में, यहां पर। साथ ही चाहे क्लोज ए में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है क्लोज बी में, एसएचओ को रीजंस बताने पड़ेंगे कि आखिर सबसेक्शन 1 में उसने क्यों कंप्लाई नहीं किया, उसने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया। इस चीज की रिपोर्ट रीजंस की बनानी होगी, और डेली डायरी रिपोर्ट जो होती है इस चीज के बारे में फोरनाइटली ये मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा। फोरनाइटली का मतलब वही है जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, वंस इन 2 वीक 14 डेज में। ओके, न्यू चीज है ये फोरनाइटली पहले नहीं होती थी। सबसेक्शन 3 जो है ये भी न्यू है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर ऐसे ऑफेंस के कमीशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि 7 साल या उससे ज्यादा के लिए पनिशेबल है, तो तब एसएचओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या? उस तारीख से जो कि स्टेट गवर्नमेंट इस चीज के लिए 5 सालों के भीतर नोटिफाई करेंगी, उस तारीख से एसएचओ की ड्यूटी यहां पे बनती है कि वो क्या करवाएंगे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा क्राइम सीन को विजिट करवाएंगे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बोलेंगे कि भैया क्राइम सीन पे जाओ और जो भी मतलब फॉरेंसिक एविडेंस ऑफेंस के मिलते हैं वो आप कलेक्ट करो। और जब ये जाएंगे फॉरेंसिक एक्सपर्ट वाले, और जो भी मतलब इनको मिलता है एविडेंस उसको वो कलेक्ट करेंगे। ये पूरा जो प्रोसेस है इसका व्लॉग बनाया जाएगा, लाइक मोबाइल फोन से या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। प्रोवाइजो यहाँ पे कह रहा है कि अगर किसी स्टेट में फॉरेंसिक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो तब कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के ये मेंशन कर सकती है कि हम ये जो पर्टिकुलर स्टेट है ना, इनके पास फॉरेंसिक फैसिलिटीज हैं, हम इनकी फॉरेंसिक फैसिलिटीज यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा नोटिफाई कर सकती है जब तक कि उनका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर इस चीज के मामले में डेवलप नहीं हो जाता है। ओके,
यहां पर सबसेक्शन 1 में सेकंड प्रोवाइजो रह गया था, ये भी आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि रेप केसेस की जो विक्टिम होती हैं उनके स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड करने हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो तब उनके रेजिडेंस पर या फिर जहां पर भी वो चाहे उस जगह पर उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने जाना होगा। और कौन करेगा? प्रेफरेबली इस चीज के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी वुमन पुलिस ऑफिसर को। किसके प्रेजेंस में रिकॉर्ड करेंगे? उस विक्टिम के पेरेंट्स की प्रेजेंस में, या उसके अगर गार्जियन है तो गार्जियन की प्रेजेंस में, अगर नहीं है तो तब नियर रिलेटिव के प्रेजेंस में, अगर नियर रिलेटिव भी नहीं है तो तब लोकल सोशल वर्कर की प्रेजेंस में। और ये जो भी विक्टिम के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए रिकॉर्ड किया जा सकेगा, यानी कि इसका बाय मोबाइल फोन व्लॉग बनाया जा सकता है। ओके, मतलब लगा लो बीएनएसएस में अब व्लॉग बनेंगे, जगह जगह हर एक प्रोसीडिंग के व्लॉग बनेंगे, देखने को मिलेगा। कई प्रोसीडिंग के आपको व्लॉग बनेंगे, ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहां पे आपका सेक्शन 176 होता है कंप्लीट। 177, 178 हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे 179। 179 पुलिस ऑफिसर की पावर के बारे में बात करता है। कौन सी पावर के बारे में? कि अगर उसको लग रहा है कि क्यों बोल रही हूँ इतना, मतलब अगर उसको लग रहा है, कुछ लोग हैं ऐसे जो कि केस के फैक्ट और सर्कमस्टांसेस से एक्विंटेड है, परिचित है, तो उनको बोल सकता है कि आओ हवेली पे, मतलब आओ मेरे धोरे, मतलब आओ मेरे पुलिस स्टेशन में, ताकि मैं पूछताछ कर सकूं आपसे। है कि नहीं? तो इसी चीज के रिगार्डिंग सबसे पहले कह रहे हैं कि जो भी पुलिस ऑफिसर बीएनएसएस के चैप्टर नंबर 13 में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं? रिटन ऑर्डर से, देख लो रिटन ऑर्डर देके बुलाएंगे। ओके, बुला सकते हैं अपने पास किसी भी ऐसे पर्सन को जो कि उनके ध्यान देने वाली बात है, या उनके खुद के स्टेशन का जो एरिया है उसमें रहता है, या फिर जो आसपास में एडजॉइनिंग स्टेशन है उसके एरिया में वो रहता है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। तो ऐसे पर्सन को जो कि मतलब वो पर्सन है कैसा पर्सन? वो पर्सन है ऐसा पर्सन जिससे इंफॉर्मेशन वगैरह मिली है, या फिर जो कि केस के फैक्ट और सर्कमस्टांसेस से एक्विंटेड लग रहा है। कुल मिला के बात है जो लग रहा है कि ये गवाह हो सकता है, तो तब उस पर्सन की फिर ड्यूटी बनेगी कि वो आए। वहीं अगर वो पर्सन है 15 साल से नीचे का या 60 साल से ऊपर का मेल, या फिर वो महिला है, या फिर वो मेंटली और फिजिकली डिसेबल पर्सन है, या फिर वो एक्यूट इलनेस वाला पर्सन है, तो तब इन दैट सिचुएशन ऐसे पर्सन्स के मामलों में इनकी अटेंडेंस सिर्फ और सिर्फ इनके घर पर, रेसिडेंस पर ही रिक्वायर की जाएगी। इनको पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जाएगा। वो बात अलग है अगर ये खुद ही तैयार हैं कि ठीक है हम आ जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, घर पे आने की जरूरत नहीं, हम खुद ही आ जाएंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज इनको यही बोला जाएगा कि आप अपने घर पे रहो भैया, हम पूछताछ करने के लिए आ रहे हैं। और जब घर पे जाकर पूछताछ करी जा रही है तब तो जरूरत नहीं है ना पैसा वैसा देने की, है ना। बाकी मामलों के लिए कह रहे हैं, बाकी मामलों के लिए जो भी मतलब पर्सन आएंगे पुलिस स्टेशन, जैसा कि पुलिस वालों ने उनको बुलाया है, तो उनके जो भी रीजनेबल एक्सपेंसेस हैं उनको पे किए जो जाने चाहिए बाय द पुलिस। इस चीज के लिए ना स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है और बाय रूल बता सकती है कि इतने इतने पैसे पूसे वगैरह इनको देने होंगे आपने। अब सेक्शन 180 बता रहा है कि जिनको बुलाया था वो आ गए हैं, अब उनका एग्जामिनेशन होगा बाय द पुलिस। कह रहे हैं एनी पुलिस ऑफिसर जो कि इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है चैप्टर नंबर 13 ऑफ बीएनएसएस में, या फिर कोई भी ऐसा पुलिस ऑफिसर जो कि उस रैंक से नीचे का नहीं है जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो इन दोनों में से जो भी हैं ये क्या करेंगे? उन पर्सन को जो कि केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से एक्विंटेड है, जिनको केस के फैक्ट का पता है, उनको ये ओरली एग्जामिन कर सकते हैं। और ये जो ओरल एग्जामिनेशन इनका करेंगे ये सेक्शन 180 में, ध्यान ये रखना है कि ये ओथ पर नहीं करेंगे, इनको शपथ वपथ नहीं दिलवाएंगे, ये नहीं बोलेंगे खाओ कसम। ओके, और साथ ही सेक्शन 181 ये कहता है कि अगर ओरली जो एग्जामिनेशन इनका इन्होंने करा फिर उसको राइटिंग में इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, तो उस पर इनसे ये साइन भी नहीं करवाएंगे। सबसेक्शन 2 ये बता रहा है कि जिस पर्सन को ये एग्जामिन कर रहे हैं पुलिस वाले, उस पर्सन की क्या ड्यूटी बनती है? उस पर्सन की ड्यूटी बनती है कि पूछे गए क्वेश्चंस का केस के संबंध में जो भी उसको पता है वो सही सही जवाब दे। अगर जवाब देने से मना करता है तो सेक्शन 214 ऑफ बीएनएसएस में जाएगा। हाँ, बीएनएसएस लिख दिया, बीएनएस में जाएगा। ठीक है,
और अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है तो तब जाएगा सेक्शन 239 एंड 240 ऑफ बीएनएस में। ये जो सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस में पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। एक्सेप्शन ये चीज क्लियर कर रहा है कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर इस पर्सन को देने की जरूरत नहीं है जो कि उसको क्या कर सकते हैं, किसी क्रिमिनल चार्ज, पेनल्टी या फोरफीचर के लिए एक्सपोज कर सकते हैं। तो ये जो एक्सेप्शन है ना यहाँ पे, ये आर्टिकल 20 क्लोज 3 के तहत जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट मिलता है सेफगार्ड, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये कहा गया था नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी के केस में। सबसेक्शन 3 पुलिस वालों को ये पावर दे रहा है कि अगर वो किसी भी पर्सन को यहाँ पर एग्जामिन कर रहे हैं तो वो ना उसकी कोई भी स्टेटमेंट राइट डाउन कर सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है राइट डाउन करना, डिस्क्रिप्शन दे रखा है पुलिस वालों को कि कर सकते हैं। और अगर कर लेते हैं ना तो तब वो क्या करेंगे, हर पर्सन की स्टेटमेंट का सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड बनाएंगे। साथ ही जब स्टेटमेंट कोई पर्टिकुलर पर्सन दे रहा है जिसको वो एग्जामिन कर रहे हैं, इस पूरी प्रक्रिया को बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। वहीं अगर जिसको एग्जामिन किया जा रहा है वो महिला है जिसके अगेंस्ट सेक्शन 64 से लेकर 71, 74 से 79 और 124 ऑफ बीएनएस, इनमें से कोई भी ऑफेंस कमिट हो रखा है या कमिट करने का अटेम्प्ट किया गया है, तो तब उसके स्टेटमेंट कौन रिकॉर्ड करेगा? उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी महिला पुलिस ऑफिसर या फिर कोई भी महिला ऑफिसर। अब सेक्शन 181 बीएनएसएस का ये कह रहा है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस वालों को जो भी बयान दिए गए, उन बयानों को अगर उन्होंने राइटिंग में रिकॉर्ड कर लिया है तो तब वो रिक्वायर नहीं करेंगे बयान देने वाले पर्सन से कि भाई तू इस पे साइन कर। और जैसा कि आपको पता है बीएनएस के सेक्शन नंबर 215 में बता रखा है कि अगर साइन करने से मना करते हैं ना तो तब 3 साल की सजा, 3,000 रुपए का फाइन या फिर दोनों इस पनिशमेंट के लिए लायबल होते हैं। बट ये वाली पनिशमेंट उस पर्सन को नहीं दी जाएगी जो कि सेक्शन 180 के बयान पर साइन करने से मना कर रहा है। ये कहा गया था सुप्रिया जैन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2023 के केस में, क्योंकि सेक्शन 181 सीधे तौर पर मना कर रहा है, कह रहा है साइन करने की तो जरूरत ही नहीं है। पुलिस वालों ने जो बयान रिकॉर्ड किए हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान चैप्टर नंबर 13 में, उन बयानों पर बयान देने वाले का ना तो ये साइन रिक्वायर करेंगे ना ही उसको साइन करने की जरूरत होगी। ओके, दूसरी चीज कह रहे हैं कि वो बयान चाहे लिखत में रिकॉर्ड कर लिए गए हैं या पुलिस डायरी में रिकॉर्ड कर लिए गए हैं या कहीं और रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, वो एविडेंस में इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान यूज नहीं किए जा सकते हैं। सिर्फ उनका कुछ लिमिटेड यूज किया जा सकता है, जो कि बता रखा है प्रोवाइजो में। क्या बता रखा है? प्रोसिक्यूशन विटनेस को अगर बुलाया जाता है इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान तो तब उसने जो भी बयान दिए थे जो कि रिकॉर्ड कर लिए गए थे, तो उन बयानों में से कोई भी उसके बयान के पार्ट को एक्यूज यूज कर सकता है अंडर सेक्शन 148 ऑफ बीएसए उस विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। वहीं प्रोसिक्यूशन यूज कर सकता है कोर्ट की परमिशन से प्रोसिक्यूशन विटनेस को अंडर सेक्शन 148 बीएसए कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। और प्रोसिक्यूशन विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट बाय द प्रोसिक्यूशन विद परमिशन ऑफ कोर्ट तभी किया जाता है जब वो हॉस्टाइल बन जाता है। ये भी ध्यान रखनी है आपने बात। और जब ये चीज हो जाए तो इसके बाद बयान के उस पार्ट के संबंध में अगर जरूरत पड़ रही है री एग्जामिनेशन करने की तो री एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है, ओनली टू एक्सप्लेन द मैटर रेफर टू इन हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। आगे सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि जो बातें हमने सेक्शन 181 में पढ़ी वो अप्लाई नहीं होती हैं, इस पॉइंट को कट कर देना, उन स्टेटमेंट पर जो दी जाती हैं अंडर सेक्शन 26 क्लोज ए ऑफ बीएसए डाइंग डिक्लेरेशन वाली, और ना ही बीएसए के सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 प्रोवाइजो में जो इंफॉर्मेशन डिस्टिंक्टली रिलेटेड होती है डिस्कवर्ड फैक्ट से, उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं डालता है सेक्शन 181 में दिया गया सबसेक्शन 1। ओके, अब यहां पर अगर आपसे सवाल यह पूछा जाए कि सेक्शन 180 में जो पुलिस वालों ने बयान रिकॉर्ड किए हैं उनकी क्या एविडेंशियल वैल्यू है, हमने 181 से ये चीज समझी ना अभी कि जो पुलिस वालों ने ये रिकॉर्ड करी है ना स्टेटमेंट, ये सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन के लिए ही यूज करी जा सकती हैं, तो बस उतनी ही वैल्यू है, ये कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। ध्यान रखना है आपने, ये कहा गया था अनीस वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी 2024 के केस में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्शन 180 में जो बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और जो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं 183 ऑफ बीएनएसएस में, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है?
तो 180 में जो बयान रिकॉर्ड कर रहा है वो है पुलिस ऑफिसर, 183 में जो बयान रिकॉर्ड कर रहा है वो है मजिस्ट्रेट। 180 में जो बयान रिकॉर्ड करे जा रहे हैं उनका सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन के लिए ही यूज किया जा सकता है, बट 183 में रिकॉर्ड करे गए बयानों को कोरोब्रेशन एंड कॉन्ट्राडिक्ट दोनों पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। कोरोबरेट करने के लिए अंडर सेक्शन 160 ऑफ बीएसए, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए अंडर सेक्शन 148 ऑफ बीएसए। सेक्शन 180 में बाय पुलिस जो रिकॉर्ड करे गए हैं बयान वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होते हैं और ना ही वो ओथ पर लिए जाते हैं, ना ही उन पे साइन किया जाना रिक्वायर किया जा सकता है। वहीं 183 में जो बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं, नॉन कन्फेशनल एंड कन्फेशनल। नॉन कन्फेशनल सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होते हैं, उनके आधार पे कन्विक्शन नहीं किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ जिसने वो बयान दिए थे उसके बयानों को कोरोबरेट या कॉन्ट्रडिक्ट किया जा सकता है। बट अगर बयान जो रिकॉर्ड किए गए हैं 183 में वो है कन्फेशनल नेचर के, तो वो विदाउट कोरोबरेशन विद अदर एविडेंसेस कन्विक्शन के लिए इनफ होते हैं, क्योंकि उनको सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस माना जाता है। वो भी सिर्फ तभी जब सेक्शन 183 में जो बता रखा है ना पूरा तरीका उसको अच्छे से फॉलो करके कन्फेशनल स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड किए गए हों। बाकी जो कन्फेशन लिया जाता है 183 में वो ओथ पर नहीं लिया जाता, बट उस पर साइन करवाया जाता है। वही जो नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो ओथ पर लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। बाकी 183 जब हम पढ़ेंगे ना तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिर पूरा माजरा है क्या। और 181 हमने डिस्कस कर लिया है। 182 में बस पुलिस वालों को बोल रखा है कि भैया इंड्यूसमेंट नहीं करना है, ओके। तो इसका बस इतना इतना ध्यान रखोगे उतना काफी है, बाकी एक बार इसको थोड़ा सा रीड कर लेना। अब सीधा चलते हैं सेक्शन 183 ऑफ बीएनएसएस में, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसको आप बीएनएसएस के सेक्शन 509 से लिंक करना। सेक्शन 183 बीएनएसएस का मजिस्ट्रेट के द्वारा कन्फेशन एंड स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे ये बताता है। ये कहता है कि अगर जिस डिस्ट्रिक्ट में ऑफेंस के कमीशन की इंफॉर्मेशन रजिस्टर हुई है उस डिस्ट्रिक्ट का कोई भी मजिस्ट्रेट, भले ही उसको मामले का जुरिस्डिक्शन है या नहीं, क्या कर सकता है, उसको जो भी किए गए हैं कन्फेशनल या नॉन कन्फेशनल बयान उनको वो रिकॉर्ड कर सकता है। ऐसे कन्फेशनल या नॉन कन्फेशनल बयान जो कि मजिस्ट्रेट को दिए गए हैं कब, बीएनएसएस के चैप्टर नंबर 13 में जो इन्वेस्टिगेशन चली उस दौरान, या किसी अदर एग्जिस्टिंग लॉ में जो इन्वेस्टिगेशन चली उस दौरान, या फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद कभी भी, बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। फर्स्ट प्रोवाइसो आगे कह रहा है कि जब ये कन्फेशनल या नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा उस दौरान इस चीज को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए भी रिकॉर्ड किया जा सकेगा, यानी इसका भी व्लॉग बनाया जा सकेगा। किसकी प्रेजेंस में ये चीज होगी, ये चीज होगी एक्यूज के एडवोकेट की प्रेजेंस में। और इस पॉइंट से आप कनेक्ट कर सकते हो सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 में जो प्रोवाइजो दे रखा है, कहां पर, पॉक्सो एक्ट में। सेकंड प्रोवाइजो ये कह रहा है कि भले ही पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट की पावर क्यों ना दे दी गई हो किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ में, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, पुलिस ऑफिसर नहीं रिकॉर्ड करेगा कन्फेशन, क्योंकि सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 ऑफ बीएसए ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर के समक्ष किया गया कन्फेशन एविडेंस में एडमिसेबल ही नहीं होता है। अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहा है अंडर सेक्शन 183 तो तब क्या फॉर्मेलिटीज उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली फॉर्मेलिटी यह है कि उसको ना इन्फॉर्म करना पड़ेगा और वार्निंग देनी पड़ेगी कन्फेशन करने वाले पर्सन को कि भाई देख तू ना बाउंड नहीं है कन्फेस करने के लिए, और अगर फिर भी तेरा मन है कन्फेशन करने का तो कोई दिक्कत नहीं है, कर ले, बट ध्यान ये रखना कि वो एविडेंस में तेरे अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। दूसरी चीज, मजिस्ट्रेट को ना उस पर्सन को एग्जामिन करना पड़ेगा ये सेटिस्फाई करने के लिए खुद को कि भाई ये जो सामने वाला बंदा है ये कन्फेशन वॉलंटरी दे रहा है, अपनी स्वेच्छा से दे रहा है, या फिर किसी के जोर दबाव जबरदस्ती में आके दे रहा है, जोर दबाव और जबरदस्ती में आके दे रहा है। जब लगता है हाँ ठीक है वॉलंटरी दे रहा है, अपनी मन मर्जी से दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तब अगर लग रहा है कि जोर दबाव में दे रहा है तो फिर वो कन्फेशन वैसी वैलिड नहीं होगा, है नहीं। नेक्स्ट चीज है कि अगर वो पर्सन कन्फेशन देने से मना कर दे तो इस वजह से ना मजिस्ट्रेट उसको पुलिस कस्टडी में रिमांड नहीं करेगा कि ले जाओ उसे पुलिस कस्टडी में, कन्फेशन नहीं तेरा, ले जाओ ना 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 ना। सबसेक्शन 4 ये कह रहा है कि
कन्फेशन रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा? उस तरीके से किया जाएगा जैसे कि सेक्शन 316 ऑफ बीएनएसएस में तरीका बता रखा है कन्फेशन रिकॉर्ड करने का। और जो पर्सन कन्फेशन करेगा, जब वो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा ना, राइटिंग में तैयार कर लिया जाएगा ना, तब उस पर उस कन्फेशनर से साइन भी करवाया जाएगा और उस कन्फेशन के फुट में ये नोट लगाएगा मजिस्ट्रेट कि भैया मैंने ये जो फला बंदा है मैंने इसको बता दिया था कि भाई आपको कन्फेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करोगे तो आपके अगेंस्ट एविडेंस में यूज़ किया जा सकेगा। साथ ही ये मेंशन करेगा कि मैं ये बिलीव करता हूँ कि इस पर्सन ने जो कन्फेशन दिया है अपनी इच्छा से दिया है, मेरे सामने दिया है, और जब हमने इससे कन्फेशन ले लिया था ना, उसके बाद हमने इसको पढ़ के सुना दिया था और इसने बता दिया था कि करेक्ट है। और ये कंटेन करता है फुल एंड ट्रू अकाउंट ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय हिम। जो जो इसने बताया था ना, हमने वही लिखा है, अपनी तरफ से नहीं लिखा है। तो ये मेमो फुट में कन्फेशन की लगा देगा मजिस्ट्रेट और फिर अपना साइन कर देगा। तो जिसके पास मेरी बुक गई हुई है ये, वहां पर ना यहाँ पे अपना साइन कर देना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जीनत परवीन, ऐसे करके थोड़ा वाइब आनी चाहिए ना, है ना। सबसेक्शन 5 ये बता रहा है कि अगर नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है तो तब जैसे एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं ना, वैसे तरीके से जैसे भी लग रहा है मजिस्ट्रेट को सही, मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है। इवन मजिस्ट्रेट ओथ पर रिकॉर्ड कर सकता है, सामने वाले बंदे को ओथ दिला के रिकॉर्ड कर सकता है। और इन बातों के आधार पे ना हम यहाँ पर विजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2024 का जो केस है, इसको कंसीडर करते हुए ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि सेक्शन 183 में जो रिकॉर्ड हो रही है कन्फेशनल स्टेटमेंट, वो तो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है विदाउट एनी फॉर्मल प्रूफ। उनके आधार पे कन्विक्शन भी किया जा सकता है अगर 183 जो दे रखा है ना सेक्शन, उसको फुल्ली कंप्लाई करके वो कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी गई थी। ये कहा गया था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंघाड़ा सिंह के केस में भी। बाकी जो नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो यूज करी जा सकती हैं कोरोबरेट करने के लिए और कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। बाकी वो कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होती है। ओके, अब आ जाओ सबसेक्शन 6 पे। सबसेक्शन 6 ये कह रहा है कि सेक्शन 64 से लेकर 71 तक जो ऑफेंसेस बता रखे हैं बीएनएस में, और बता रखे सेक्शन 74 से 79 तक, या बता रखे सेक्शन 124 ऑफ बीएनएस में, ऐसे ऑफेंस के बारे में जैसे ही मजिस्ट्रेट को पुलिस के द्वारा नोटिफाई किया जाता है कि ऐसे ऐसे ये फला फला ऑफेंस हो गया है और ये है विक्टिम उस ऑफेंस की, और हमने 173 में जो दे रखा था ना सबसेक्शन 1 में सेकंड प्रोवाइजो, वहां पर भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि ऐसे ऑफेंसेस की जो पीड़िता होती है ना, उसके बयान वो अंडर सेक्शन 183 सबसेक्शन 6 क्लोज ए मजिस्ट्रेट से पुलिस वाले क्या करवाएं, रिकॉर्ड करवाएं। तो अब मजिस्ट्रेट यहां पर क्या करेगा, उस पीड़िता के बयान रिकॉर्ड करेगा उस तरीके से जैसे कि अभी हमने सबसेक्शन 5 में डिस्कस किया। प्रोवाइजो फर्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जितना पॉसिबल हो सकता है उतनी कोशिश करनी है कि वो बयान जो रिकॉर्ड करे, वो कौन रिकॉर्ड करे, वो रिकॉर्ड करे महिला मजिस्ट्रेट। अगर महिला मजिस्ट्रेट नहीं है तो तब कोई मेल मजिस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ वुमन। सेकेंड प्रोवाइजो कह रहा है कि अगर केस रिलेटेड है ऐसे ऑफेंस से जो पनिशेबल है 10 साल या उससे ज्यादा के कारावास के लिए, या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के लिए, या फिर डेथ सेंटेंस के लिए, मतलब कुल मिला के बात है कि 10 साल से ज्यादा के लिए जो पनिशेबल है, 10 साल या 10 साल से ज्यादा के लिए जो पनिशेबल है, तो तब मजिस्ट्रेट मामले के जो भी गवाह हैं जिनको पुलिस वाले लेकर आए हैं उनके स्टेटमेंट भी यहां पर रिकॉर्ड करेगा। अगर जो पर्सन यहां पर बयान दे रहा है मजिस्ट्रेट के समक्ष वो टेम्पररी या परमानेंटली डिसेबल्ड है, ऐसा डिसेबल्ड जो मेंटली या फिजिकली हो सकता है डिसेबल, तो तब मजिस्ट्रेट उनके बयान रिकॉर्ड करते टाइम इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर की भी मदद लेगा और उसकी स्टेटमेंट ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस के जरिए प्रेफरेबली बाय मोबाइल फोन रिकॉर्ड की जाएंगी। और आगे चलकर जैसे कि एग्जामिनेशन इन चीफ करवाना पड़ता है ना अंडर सेक्शन 142 ऑफ बीएसए, तो यहां पर जो हो गई है रिकॉर्ड ऐसे पर्सन की स्टेटमेंट, ऐसे डिसेबल पर्सन की स्टेटमेंट, उनका आगे फिर से एग्जामिनेशन इन चीफ करने की जरूरत नहीं है। यही बयानों को आगे एग्जामिनेशन इन चीफ कंसीडर कर लिया जाएगा और उन्हीं के आधार पे आगे उसका फिर होगा क्रॉस एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ ट्रायल। एट द टाइम ऑफ ट्रायल दोबारा से उनके बयानों को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। सबसेक्शन 7 ये कह रहा है कि जो कन्फेशन यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है या नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे गए हैं वो करे हैं किसी ऐसे मजिस्ट्रेट ने जिसको जुरिस्डिक्शन नहीं था। तो जिस मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी या ट्रायल ऐसे मामले का कंडक्ट करने का जुरिस्डिक्शन है उसके पास वो फॉरवर्ड करेगा। ओके, तो ये हो गया आपका सेक्शन 183 बीएनएसएस का। सेक्शन 185 बीएनएसएस का ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर
जिस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑथोराइज हैं, अगर उनको लगता है कि उसके लिए कोई चीज है तलाश करनी जरूरी, ऐसा हो सकता है कि कोई मर्डर का वेपन वगैरह हो, तो तब उसको तलाश करने की क्या क्या पावर है पुलिस ऑफिसर को, ये बता रखा है सेक्शन 185 में। कह रहे हैं कि अगर एसएचओ या पुलिस ऑफिसर जो कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनको अगर बिलीव करने के रीजनेबल ग्राउंड हैं, क्या बिलीव करने के, कि जिस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑथोराइज है उस ऑफेंस के लिए कोई चीज जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस ऑफेंस की कोई चीज जरूरी है, और वो चीज उनके पुलिस स्टेशन के एरिया में किसी जगह पर मिल सकती है, और उनकी ओपिनियन ये है कि अगर देरी करेंगे तो तब वो चीज मिल नहीं सकती है, तो फिर क्यों टाइम जाया किया जाए। बिना टाइम जाया किए क्या कर सकते हैं, जो भी इनको बिलीव हो रहा है उसको राइटिंग में वो ग्राउंड वगैरह उसके रिकॉर्ड करेंगे केस डायरी में, और जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है वहाँ तक राइटिंग में ये मेंशन भी करेंगे कि आखिर वो चीज़ है क्या जिसकी ये तलाश करना चाहते हैं। फिर उसके बाद ये या तो खुद तलाश कर सकते हैं या फिर किसी और से तलाश करवा सकते हैं अपने पुलिस स्टेशन के एरिया में कहीं पर भी उस चीज़ को। सबसेक्शन 2 ये कहता है आगे कि कोशिश ये करनी है कि ये जहां तक पॉसिबल हो सकता है वहां तक खुद ही इन पर्सन तलाश करें, और जब भी ये इन पर्सन तलाश करेंगे तो ये क्या करेंगे, पूरी तलाशी का जो प्रोसेस है उसको ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए रिकॉर्ड करेंगे। प्रेफरेंस दी जाएगी मोबाइल फोन के जरिए रिकॉर्डिंग करने की, मोबाइल फोन से इस चीज का ये व्लॉग बनाएंगे। सबसेक्शन 3 ये बता रहा है कि कौन सी परिस्थिति है जब ये किसी और से करवा सकते हैं तलाशी, किसी और को तलाशी करने की पावर डेलीगेट कर सकते हैं। तो अगर ये खुद नहीं कर सकते हैं तलाशी और कोई अदर कॉम्पिटेंट पर्सन प्रेजेंट नहीं है, तो तब अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को राइटिंग में रीजंस रिकॉर्ड करके ये पावर डेलीगेट कर सकते हैं, और इस चीज़ के लिए वो रिटर्न ऑर्डर देंगे अपने सबॉर्डिनेट को, जिसमें ये स्पेसिफाई करेंगे कि इस जगह पर जा और ये पर्टिकुलर आइटम है इसकी तलाशी कर। फिर वो जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर है तलाशी कर सकेगा। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्च वारंट से रिलेटेड जो भी अभी तक आपने प्रोविजन बीएनएसएस में देखे और जो भी जनरल प्रोसीजर है सर्च का दिया गया सेक्शन 103 ऑफ बीएनएसएस में, जहां तक पॉसिबल होता है वहां तक सेक्शन 185 में जो करी जाएगी ना तलाशी उस पर भी अप्लाई हो जाएगा। सबसेक्शन 1 में जो रीजंस के रिकॉर्डिंग की हमने बात की थी, और सबसेक्शन 3 में जो रीजंस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जब वो खुद नहीं कर पा रहे ना सर्च, तो तब वो सबॉर्डिनेट से करवा रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए वो राइटिंग में रीजंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जो भी रीजंस यहाँ पर रिकॉर्ड इन्होंने किए हैं उनकी कॉपी जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उस नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को ये भेजेंगे जो कि उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है। और अगर थोड़ी बहुत देर हो जाए तो कोशिश ये करनी है कि वो देर 48 घंटों से ज़्यादा की ना हो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम लिमिट इनको दे रखी है 48 घंटों की। 48 घंटे के अंदर इनको भेजनी पड़ेगी ही पड़ेगी कॉपी। ये चीज़ न्यू है इसलिए इसको याद करना है अच्छे से। बाकी आगे ये कह रहे हैं कि जो जगह पर तलाशी की जा रही है उस जगह का ऑनर या फिर ऑक्यूपायर ये राइट रखता है कि वो मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगा के रीजंस के रिकॉर्ड की फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी ले सकता है, कि आखिर उसकी जो प्रिमाइस है वहां पर तलाशी क्यों की जा रही है ना, तो इसके रीजन की वो फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी ले सकता है मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगा के। तो ये हो गया आपका सेक्शन 185। सेक्शन 186 ये बताता है कि अगर एसएचओ या वो पुलिस ऑफिसर जिसकी रैंक सब इंस्पेक्टर से नीचे की नहीं है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं किसी ऐसी जगह पर तलाशी करवाना जो कि उनके स्टेशन के लिमिट में नहीं है, तो जिस भी एसएचओ की वो लिमिट में है, डजेंट मैटर कि वो सेम डिस्ट्रिक्ट में है या फिर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में है, उस एसएचओ से ये रिक्वायर कर सकते हैं कि भैया सर्च करवा लो जो आपके एरिया में प्लेस आ रही है उस जगह पे जहाँ पे हम कर सकते थे सर्च अगर वो हमारे स्टेशन की लिमिट में होती, बट हम नहीं कर सकते, हमारे तो हाथ बंधे हुए, तो आप करवा लो सर्च। फिर इनको जब मिला है ये रिक्वेस्ट, ये क्या करेंगे, सेक्शन 185 जो भी हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, और जिस चीज की तलाशी करवाई जा रही थी वो चीज अगर इनको मिलती है तो जिन्होंने इनको बोला था सर्च करो उनको ये भेज देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि अगर बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन तलाशी करवानी अर्जेंट है, डिले नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रीजन टू बिलीव यह है कि अगर डिले करेंगे ना रिक्वेस्ट करने में
कि भैया करवा लो सर्च, इस चीज़ की रिक्वेस्ट करने में टाइम ज़ाया करेंगे तो जो एविडेंस है ना वो तो कंसील कर लिया जाएगा या डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो तब एसएचओ या फिर जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो डायरेक्टली अनदर स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में तलाशी कर सकते हैं, सेक्शन 185 में जो दे रखा है प्रोसीजर उसको फॉलो करते हुए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि वो जगह उनके स्टेशन की है जहाँ पे वो सर्च करने गए हैं। बट उनको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी एक्स्ट्रा। अर्जेंट सर्च जब ये कर रहे हैं सबसेक्शन 3 में, तब इनको तुरंत जिस एरिया में ये सर्च कर रहे हैं उस एरिया के एसएचओ को नोटिफाई करना पड़ेगा। साथ ही सर्च लिस्ट की कॉपी भी भेजनी पड़ेगी और जो भी रीजंस के रिकॉर्ड हैं 185 के सबसेक्शन 1 में और सबसेक्शन 3 में जो हमने देखे थे वो, उनकी कॉपी जो मजिस्ट्रेट ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए इम्पावर्ड है उस नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी। साथ ही यहाँ पे सबसेक्शन 5 राइट दे रहा है ऑनर और ऑक्यूपायर को, जिसकी प्रीमाइस में तलाशी की जा रही है। वो क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष एप्लीकेशन लगा सकता है कि ये जो रीजंस के रिकॉर्ड हैं इनकी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे भी दिलवाओ, ताकि मैं भी जान सकूं कि आखिर ये सर्च क्यों कर रहे हैं मेरी प्रीमाइस में। ओके, तो ये हो गया आपका सेक्शन 186। सेक्शन 187 बीएनएसएस का ये बता रहा है कि अगर 24 आवर्स में जब से अरेस्ट किया है तब से 24 आवर्स में अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, तो जैसा कि सेक्शन नंबर 58 भी ये चीज रिक्वायर करता है और 78 भी ये चीज रिक्वायर करता है कि क्या करना है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है एक्यूज को। तो वही चीज सेक्शन 187 में कह रखी है, बट इस तरीके से कह रखी है कि अगर 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो अरेस्ट किए जाने के टाइम से, तो तब जो एसएचओ हैं या इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर जो कि सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे के नहीं है, अगर इनको लग रहा है कि एक्यूजेशन वेल फाउंडेड है, तो तब ये क्या करेंगे, ये केस डायरी में जो इन्होंने एंट्रीज करी हैं उसकी कॉपी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को तुरंत भेजेंगे और एट द सेम टाइम सेम मजिस्ट्रेट के पास ये एक्यूज को भी फॉरवर्ड करेंगे। फिर वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, एक सेकेंड, फिर वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, डजेंट मैटर उस मजिस्ट्रेट को जुरिस्डिक्शन है केस को ट्राई करने का या नहीं है, वो मजिस्ट्रेट कुछ चीजें कंसिडर करेगा। क्या चीजें कंसिडर करेगा कि वो जो एक्यूज पर्सन है उसको बेल पर रिलीज किया गया है या नहीं, या फिर उसका बेल कहीं कैंसिल तो नहीं किया गया। इन बातों को कंसिडर करने के बाद ये मजिस्ट्रेट ऑथोराइज कर सकता है टाइम टू टाइम उस एक्यूज की डिटेंशन उस कस्टडी में, जैसा कि मजिस्ट्रेट को सही लगे, पुलिस कस्टडी में कर दे या जुडिशियल कस्टडी में कर दे। बट पूरा का पूरा पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी या इन पार्ट पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी ये ऑथोराइज करेगा सिर्फ और सिर्फ 15 डेज के लिए, 15 डेज से ज्यादा के लिए नहीं। लेकिन आगे सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि ये जो 15 डेज का डिटेंशन ऑथोराइज किया जा रहा है, इतना तो पता है कि इन 15 डेज में पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी कोई सी भी हो सकती है, बट इस 15 डेज के फर्दर डिटेंशन को एडिक्वेट रीजंस की वजह से कितना एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर मामला डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर 10 साल या 10 साल से ज्यादा के इम्प्रिजमेंट वाला है, तो तब 90 दिनों के लिए फर्दर डिटेंशन को एक्सटेंड किया जा सकता है। बाकी अदर मामलों में 60 दिनों के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। बट चीज इंपॉर्टेंट यह है कि जब इतने टाइम के लिए फर्दर डिटेंशन को एक्सटेंड कर दिया जाता है तो इट डजेंट मीन कि इस पूरे टाइम के लिए पुलिस कस्टडी में ही डाल देंगे। ध्यान ये रखना है कि 15 डेज में ही मजिस्ट्रेट अपनी मन मर्जी चला सकता है, जो मन करे वो कस्टडी दे सकता है, पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी। तो टोटल जो पुलिस कस्टडी है इस हिसाब से 15 डेज के लिए ही दी जा सकती है। मान के चलो 90 दिन के लिए फर्दर डिटेंशन ऑथोराइज करी गई है, तो तब यहाँ पे इन्होंने टाइम बताया है 90 दिन में स्टार्टिंग के जो 60 दिन रहेंगे, इन 60 दिनों में कभी भी टोटल जो 15 दिन की पुलिस कस्टडी ऑथोराइज करने का मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिप्शन है वो इस्तेमाल कर सकता है। वहीं अगर मान के चलो 60 दिन के लिए फर्दर डिटेंशन ऑथोराइज किया है, तो 60 दिन में स्टार्टिंग के जो 40 दिन रहेंगे, इन 40 दिनों में किसी भी टाइम टोटल 15 दिन के लिए ब्रेक लगा के भी कर सकता है पुलिस डिटेंशन ऑथोराइज। ओके, वहीं दूसरी चीज यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर इस मजिस्ट्रेट को जुरिस्डिक्शन नहीं, वैसे तो जुरिस्डिक्शन हो या ना हो ऊपर वाली पावर वो एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन जिसको जुरिस्डिक्शन नहीं है उसके लिए एक और चीज यहाँ पर दे रखी है कि अगर उसको ये कंसीडर होता है कि डिटेंशन ऑथोराइज करना, फर्दर डिटेंशन ऑथोराइज करना अननेसेसरी है, तो तब ये ऑर्डर कर सकता है कि ये जो एक्यूज है ना, ये एक्यूज को आप लेके जाओ उस मजिस्ट्रेट के पास जिसको मामले का जुरिस्डिक्शन है।
क्योंकि मैं तो इसकी फर्दर डिटेंशन ऑथोराइज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फर्दर डिटेंशन ऑथोराइज करना अननेसेसरी है। तो वही बता सकता है सही से क्या करना चाहिए, जिसको जुरिडिक्शन है तो उसी के पास ले जाओ एक्यूज को। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो 15 डेज हैं उसमें पुलिस कस्टडी या फिर चाहे तो जुडिशियल कस्टडी, जो भी मन कर रहा है मजिस्ट्रेट का वो दे सकता है। इसी चीज के रिगार्डिंग आप सबसेक्शन 5 में फर्स्ट प्रोवाइजो जाके देखो, उसमें ये चीज क्लियर करी हुई है कि जो महिला है अगर वो 18 साल से कम है तो उसका फर्दर डिटेंशन ऑथोराइज करना है कहाँ पे, रिमांड होम में या फिर रिकॉग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन में। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। सेकेंड प्रोवाइजो कह रहा है कि जो फर्दर डिटेंशन यहाँ पर ऑथोराइज करी जा रही है वो अगर पुलिस कस्टडी में करी जा रही है तो वो कहाँ पर ऑथोराइज करी जाएगी, पुलिस स्टेशन में। अगर जुडिशियल कस्टडी ऑथोराइज करी जा रही है तो कहाँ पर ऑथोराइज करी जाएगी, प्रिजन में। और इसके अलावा वो ऑथोराइज करी जा सकती है कहाँ पर, उस जगह जो कि प्रिजन के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करी हुई है। बाकी ये ध्यान रखना है कि 187 में अगर मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी ऑथोराइज कर रहा है तो उसको ना रीजन बताना पड़ेगा कि आखिर वो पुलिस कस्टडी क्यों ऑथोराइज कर रहा है। और इसके अलावा पुलिस कस्टडी ऑथोराइज करने की कुछ और भी कंडीशंस हैं, जैसे कि पुलिस कस्टडी मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 187 तभी ऑथोराइज करेगा जब एक्यूज को उसके समक्ष इन पर्सन प्रोड्यूस किया जाए। मतलब जब भी ऑथोराइज करनी है, फर्स्ट टाइम ऑथोराइज करनी है या सब्सिक्वेंटली कभी भी ऑथोराइज करनी है, तभी करेगा जब एक्यूज को मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस कर दिया जाए। जैसे कि स्टार्टिंग में मजिस्ट्रेट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी ऑथोराइज करी थी, तो 5 दिन खत्म हो गए। अब पुलिस वाले चाह रहे हैं कि इसके 10 दिन की और दे दो पुलिस कस्टडी, तो फिर वो लेकर आएंगे मजिस्ट्रेट के पास कि ये देखो हमने इसको मारा पिटा नहीं है, देख लो सही सलामत है, साबुत लेकर आए हम ठीक है, तोड़ा नहीं है हमने इसको रख के। तो फिर मजिस्ट्रेट देखेगा परखेगा कि सही हालत में है या नहीं, फिर वो आगे उसकी पुलिस कस्टडी ऑथोराइज करेगा। बाकी जुडिशियल कस्टडी में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें अगर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए एक्यूज को दिखा दे जुडिशियल कस्टडी ऑथोराइज करवाने के लिए तो उससे भी काम चल जाएगा। बाकी इन पर्सन भी प्रोड्यूस करके जुडिशियल कस्टडी ऑथोराइज करवाई जा सकती है। और इस चीज का प्रूफ क्या होगा कि एक्यूज को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोड्यूस किया गया था, इस चीज का प्रूफ होगा डिटेंशन ऑर्डर पर जो एक्यूज ने सिग्नेचर किया है वो। और अगर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोड्यूस किया था तो इस चीज का प्रूफ होगा मजिस्ट्रेट ने जो सर्टिफाइड ऑर्डर दिया है वो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है वो पुलिस कस्टडी में डिटेंशन ऑथोराइज यहाँ पर नहीं कर सकता है सेक्शन 187 में, जब तक कि इस चीज के लिए हाई कोर्ट ने उसको स्पेशली एम्पावर ना किया हो। ओके, अब वापस से चले जाओ सबसेक्शन 3 में। जैसे कि मैंने बताया कि 15 डेज के बियॉन्ड एडिक्वेट ग्राउंड होने पर डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजमेंट, 10 साल या 10 साल से ज़्यादा के जो कारावास के ऑफेंसेस हैं उनमें 90 दिनों के लिए मैक्सिमम, और बाकी मामलों में 60 दिनों के लिए मैक्सिमम फर्दर डिटेंशन ऑथोराइज करी जा सकती है। तो जो भी ये पीरियड है 60 दिन का या 90 दिन का, ये पीरियड जैसे ही एक्सपायर होता है उसके बाद एक्यूज को मिलता है राइट डिफॉल्ट बेल का। अगर वो बेल देने के लिए तैयार है तो उसको बेल दी जाएगी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड, और जो बेल दी जाएगी ध्यान रखना वो होगी डिफॉल्ट बेल। और इस बेल को वैसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कि जो बेल चैप्टर नंबर 35 में दी जाती है उनको ट्रीट किया जाता है, उन्हीं के प्रोविज़न इस बेल के ऊपर लगेंगे। बाकी ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि अगर पुलिस रिपोर्ट फाइल कर दी जाती है या फिर चार्जशीट कह लो, चार्जशीट फाइल कर दी जाती है तो फिर उसके फाइल किए जाने से क्या ऑटोमेटिकली ये डिफ़ॉल्ट बेल भी कैंसिल हो जाएगी? तो इस चीज़ के रिगार्डिंग स्टेट थ्रो सीबीआई वर्सेस टीजी रेड्डी के केस में कहा गया कि ऐसा नहीं है, ये बेल कैंसिल करी जा सकती है मेरिट पर जैसे कि ये रीज़न हो सकता है कि ये जो 21% है ये इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो इस आधार पे उसकी बेल कैंसिल करी जा सकती है। और यहाँ पर एक चीज आपने और ध्यान रखनी है, क्या कि अगर डिफॉल्ट बेल लेने के लिए अंडर सबसेक्शन 3 एक्यूज रेडी नहीं है, वो बेल नहीं ले रहा है, तो तब उसको कस्टडी में ही डिटेन करके रखा जाएगा जब तक कि वो बेल नहीं ले लेता है। ओके, अब सीधे सबसेक्शन 6 पर अगर हम आए तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब एसएचओ या इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर जो कि सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे के नहीं है 24 घंटे के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर पाए अरेस्ट के टाइम से, तो तब इन्होंने ये पाया कि कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ही नहीं जिसके पास सबसेक्शन 1 में सेक्शन 187 के अपन लेके जाते। तो अब क्या करें,
तो अब क्या करना है, अब नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसको मजिस्ट्रेट की पावर दे रखी है, उसके पास केस डायरी की एंट्री की कॉपी वगैरह और जो एक्यूज है वो लेकर जाना होगा। फिर वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, रीजंस रिकॉर्ड करके टोटल 7 डेज का फर्दर डिटेंशन ऑथोराइज कर सकता है। और जैसे ही ये 7 डेज हो जाएंगे, उसके बाद अगर कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट ने फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर नहीं दिया है तो तब 7 डेज होते ही एक्यूज रिलीज कर दिया जाएगा बेल पर। और साथ ही ये जो 7 डेज का डिटेंशन इसने दिया है, मान के चलो इसके बाद जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसने 60 दिन के लिए या 90 दिन के लिए, जो भी मतलब एक्यूज का ऑफेंस है उसके हिसाब से फर्दर डिटेंशन अंडर सेक्शन 183 सबसेक्शन 3 ऑथोराइज किया है, तो उन दिनों के अंदर ये 7 दिन के डिटेंशन को काउंट किया जाएगा। बाकी ये कह रहे हैं कि ये 7 दिन का जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने डिटेंशन ऑथोराइज किया है, कोशिश ये करनी है ऑथोराइज करने के बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कि ये 7 दिन एक्सपायर हो इससे पहले क्या कर ले, नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को केस के रिकॉर्ड और जो डायरी की एंट्री वगैरह की कॉपी वगैरह उसके पास आई थी वो ट्रांसमिट कर दे। ओके, सबसेक्शन 8 ये कह रहा है कि सेक्शन 187 में जो भी मजिस्ट्रेट एक्ट कर रहा है, अगर वो सीजीएम नहीं है तो तब उस मजिस्ट्रेट की एक ड्यूटी बनती है कि जो भी वो डिटेंशन के ऑर्डर दे रहा है उसकी कॉपी विद रीजंस भेजे किसके पास, सीजीएम के पास, ताकि सीजीएम को खबर रहे कि जो भी मजिस्ट्रेट 187 में एक्ट कर रहे हैं उन्होंने क्या ऑर्डर दिया है और उसके पीछे क्या रीजंस था और उसके पीछे क्या रीजंस थे। ओके, सबसेक्शन 9 ये कह रहा है कि अगर सम्मन केस है और उनमें इन्वेस्टिगेशन 6 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट कंक्लूड नहीं हुई है, तो मजिस्ट्रेट के पास ये पावर रहती है कि मजिस्ट्रेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करने का ऑर्डर दे देगा जब तक कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करने का कोई स्पेशल रीजन प्रूव नहीं करता है, और ये चीज करना इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में नहीं होता है। सबसेक्शन 10 ये कह रहा है कि अगर मान के चलो सबसेक्शन 9 में मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन स्टॉप कर दी, तो सेशन जज के पास पावर है कि मजिस्ट्रेट के इस ऑर्डर को वो रिव्यू कर सकता है ऑन एप्लीकेशन या फिर अदरवाइज। तो फिर अगर सेशन जज को ये सेटिस्फाई होता है कि इस तरीके का ऑर्डर नहीं देना चाहिए था मजिस्ट्रेट को, तो फिर मजिस्ट्रेट के इस स्टॉप वाले ऑर्डर को हटाने का ऑर्डर दे देगा सेशन जज, और डायरेक्शन देगा साथ ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन का, और जो भी बेल और अदर मैटर से रिलेटेड डायरेक्शन देने चाहिए वो भी वो साथ में डायरेक्शन देगा। तो ये हो गया आपका सेक्शन 187, जहां जहां पर जो जो सबसेक्शन का जिस जिस सबसेक्शन के साथ लिंक था उस हिसाब से यहाँ पे पढ़ाया। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, एक बार 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके उतनी बार इसको रिपीट करके देख लेना ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। सेक्शन 189 ये कह रहा है कि अगर एविडेंट डिफिशियंट हो, यानी कि हाँ हाँ, ये कह रहा है कि अगर अंडर चैप्टर नंबर 13 इन्वेस्टिगेशन जो करी गई उससे अपीयर होता है एसएचओ को कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है या फिर रीजनेबल ग्राउंड नहीं है सस्पेशन करने का, क्या जिसकी वजह से लगे कि भाई हमें एक्यूज को फॉरवर्ड करना चाहिए मजिस्ट्रेट के पास, तो ऐसा कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है सस्पेशन करने का, ना ही सफिशिएंट एविडेंस है, तो तब एसएचओ साहब क्या करेंगे, अगर वो पर्सन उनकी कस्टडी में है तो तब वो जो भी सही लगे बॉन्ड या बेल बॉन्ड वो एग्जीक्यूट करवा के उसको ये डायरेक्ट करके कि भाई जब भी तुम्हें बुलाया जाएगा उस फला फला मजिस्ट्रेट के पास जो कि पुलिस रिपोर्ट पर ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए एंड आपको ट्राई करने के लिए या फिर आपके ट्रायल को कमिट करने के लिए एम्पावर्ड है, तो आपको आना होगा। इन कंडीशंस के साथ उसको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। ओके, अब जब ये क्लोजर रिपोर्ट बना के 189 की मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा पुलिस वाला कि देखो मामला हमने कर दिया है क्लोज, तो मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। मजिस्ट्रेट इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर सकता है। अगर मजिस्ट्रेट इस रिपोर्ट से डिसएग्री होता है तो जो भी मतलब पुलिस ने कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं उसको इग्नोर करके अपना इंडिपेंडेंटली माइंड लगा सकता है ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस जो कि इन्वेस्टिगेशन से उसके समक्ष आए हैं, और फिर वो अंडर सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लोज सी ऑफेंस का खुद कॉग्निजेंस ले सकता है, फिर प्रोसीड कर सकता है चैप्टर नंबर 16 में, यानी सेक्शन 223 में, 224 में एंड 225 में। नेक्स्ट ऑप्शन है
मजिस्ट्रेट के पास ये कि मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 ऑफ BNSS फर्दर इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन दे सकता है। पुलिस वालों को बोल सकता है कि भाई और आगे इन्वेस्टिगेशन करो और फिर जो भी मतलब फर्दर रिपोर्ट होगी वो बना के दो। सेक्शन 190 ये कह रहा है कि अगर एविडेंस सफिशिएंट है तो तब केस भेज जाएगा मजिस्ट्रेट के पास। कह रहे हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन जो की इस चैप्टर में उससे अपीयर होता है एसएचओ को कि सफिशिएंट एविडेंस है और रीजनेबल ग्राउंड है इस सस्पिशन के जो कि जस्टिफाई कर रही है एक्यूज का मजिस्ट्रेट के समक्ष फॉरवर्ड किया जाना, तो तब एसएचओ साहब क्या करेंगे? एसएचओ साहब एक्यूज को जो कि उनकी कस्टडी में है भेजेंगे किसके पास? मजिस्ट्रेट के पास। किस मजिस्ट्रेट के पास? जो कि पुलिस रिपोर्ट पर उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर है और एक्यूज को ट्राई करने के लिए या फिर उसके ट्रायल को कमिट करने के लिए अथॉरिटी रखता है। उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेंगे एक्यूज को। और अगर ऑफेंस ऐसा है बिलेबल नेचर का और एक्यूज सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है तो तब सिक्योरिटी लेके एक्यूज से किस चीज़ की सिक्योरिटी लेके कि जो तारीख वगैरह फिक्स करी गई है मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने की, उस तारीख को वो मजिस्ट्रेट के समक्ष आए। जब भी मतलब बुलाया जाए वो मजिस्ट्रेट के समक्ष जाए, ठीक है, जब तक कि कुछ और ना डायरेक्शन दिया जाए। इस चीज़ की सिक्योरिटी उससे लेकर उसको बेल ग्रांट कर देगा। फिर कह रहा है कि अगर एक्यूज कस्टडी में नहीं है तो तब पुलिस ऑफिसर बिफोर मजिस्ट्रेट उसके अपीयरेंस के लिए सिक्योरिटी लेगा और जो मजिस्ट्रेट है वो इस आधार पर पुलिस रिपोर्ट को रिफ्यूज नहीं करेगा कि एक्यूज को तो इन्होंने प्रोड्यूस ही नहीं करा। ओके, सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि अगर एसएचओ फॉरवर्ड करता है एक्यूज पर्सन को मजिस्ट्रेट के पास या फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष अपीयरेंस के लिए एक्यूज से सिक्योरिटी लेता है तो तब एसएचओ के लिए और भी कुछ ड्यूटी दे रखी है क्या कि कोई भी वेपन या अदर आर्टिकल जो भी मतलब जरूरी है तो वो मजिस्ट्रेट के पास भेजे। साथ ही ये क्या करेंगे? कंप्लेनेंट से रिक्वायर करेंगे और जो भी मतलब इनको अपीयर हो रहे हैं कि ये केस के फैक्ट से सर्कमस्टांसेस से एक्विंटेड है उनको रिक्वायर करेंगे कि आप बॉन्ड एग्जीक्यूट करो ताकि कल के दिन अगर आपको मजिस्ट्रेट बुलाए तो जब भी मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करे आप जाओ और वहां पे प्रोसिक्यूट करो या एविडेंसेस वगैरह जो भी देने हो वो दो इन द मैटर ऑफ द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज। ओके, क्योंकि ऐसा ना हो कल के दिन कंप्लेनेंट ही नहीं जा रहा कोर्ट में तो उससे ना बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा लेंगे ये। सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि अगर बॉन्ड में मेंशन है कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो तब उसमें इंक्लूड होगा कोई भी कोर्ट जिसको इंक्वायरी या ट्रायल के लिए मामला रेफर किया जाता है। यहाँ पे इन्होंने जैसे कि मान के चलो पहले बॉन्ड में ये कह के एग्जीक्यूट करवाया था बॉन्ड बॉन्ड में इन्होंने ये मेंशन करा था कि आपको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष जब जब बुलाया जाएगा आप जाना, प्रोसिक्यूशन जो चलेगा उसमें पार्टिसिपेट करना, एक्यूज पर्सन को प्रोसिक्यूट करना, एविडेंसेस वगैरह जो उसके अगेंस्ट आपने देने हैं वो आप देना, ठीक है। तो मतलब अगर मेंशन करा था बॉन्ड में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट कि आप उसके समक्ष प्रस्तुत होना, तो फिर कल के दिन मान के चलो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जो केस है वो अपने सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट को दे दिया कि भाई तू कर ले ट्राई, तो तब जिसको भी मतलब आगे मामला रेफर किया जाएगा जिसके समक्ष इंक्वायरी या ट्रायल चलेगी वो भी इसमें इंक्लूड माना जाएगा। यानी कि जो बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है कंप्लेनेंट से या फिर ये जो विटनेसेस वगैरह इनसे ये बाध्य होंगे उस बॉन्ड के तहत जिसको आगे जिस भी कोर्ट को आगे मैटर इंक्वायरी या ट्रायल के लिए दिया जाता है उस कोर्ट में अपीयर होने के लिए और एक्यूज को प्रोसिक्यूट करने के लिए उसके अगेंस्ट एविडेंसेस वगैरह देने के लिए। बट इसके लिए जरूरी चीज ये है कि इस चीज का रीजनेबल नोटिस कंप्लेनेंट को और जो भी अदर पर्सन है उनको दिया जाएगा कि ये जो आपका मैटर है इंक्वायरी के लिए या ट्रायल के लिए फला फला कोर्ट को रेफर कर दिया गया है। ओके, सबसेक्शन 4 कह रहा है ऑफिसर इन हुज प्रेजेंस बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड, जिस भी ऑफिसर के समक्ष बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया है वो बॉन्ड की एक कॉपी मतलब जिन भी पर्सन से करवाया है उनमें से किसी भी एक पर्सन को देगा जिन्होंने मतलब बॉन्ड एग्जीक्यूट करा है और ओरिजिनल जो बॉन्ड है और जो रिपोर्ट वगैरह है वो भेजेगा मजिस्ट्रेट को। सेक्शन 191 क्या कह रहा है? कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस नॉट रिक्वायर्ड टू अकम्पनी पुलिस ऑफिसर एंड नॉट टू बी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रेंट। यानी कि जो कंप्लेनेंट और विटनेसेस वगैरह हैं जब वो कोर्ट जा रहे हैं, ठीक है, तो तब पुलिस के साथ उनको लेके जाया जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो अपने आप भी जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि
पुलिस अकम्पनीड हो उनके साथ, पुलिस लेकर जा रही हो उन्हें, और ना ही उनको अननेसेसरली रिस्ट्रेन किया जाएगा और ना ही उनको इनकन्वीनियंस के अधीन रखा जाएगा अननेसेसरली। और जो इन्होंने यहाँ पर बॉन्ड एग्जीक्यूट करा है अपीयरेंस के लिए, उसके अलावा कोई और सिक्योरिटी देने के लिए फॉर देयर अपीयरेंस इनको रिक्वायर्ड नहीं किया जाएगा। प्रोवाइजो कह रहा है अगर कंप्लेनेंट या विटनेस रिफ्यूज करता है अटेंड करने से या फिर अगर फेल हो जाता है 190 में जो बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाने के लिए उससे बोलते ना, उसको एग्जीक्यूट करने से, तो तब एसएचओ उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष मजिस्ट्रेट की कस्टडी में दे देगा। फिर मजिस्ट्रेट उस कंप्लेनेंट को या फिर विटनेस को जो भी ये चीज किया है तब तक कस्टडी में डिटेन करके रख सकता है जब तक कि वो बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं कर देता है, या फिर जब तक कि जो सुनवाई है केस की कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 191। सेक्शन 192 बीएनएसएस का सीआरपीसी में होता था सेक्शन 172। ये केस डायरी के बारे में बात करता है और कहता है क्या कि बीएनएसएस के चैप्टर नंबर 13 में जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे हर एक पुलिस ऑफिसर, उनकी एक ड्यूटी बनती है कि डे टू डे जो भी मतलब वो प्रोसीडिंग करेंगे वो सब कुछ ना वो लिखते चलेंगे अपनी डायरी में। उसमें वो नोट करते चलेंगे उनको कब इन्फॉर्मेशन मिली थी, कब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, कब उनकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई, कौन कौन सी जगह उन्होंने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन विजिट करी, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको क्या सर्कमस्टांसेस पता चले। और साथ ही जो हमने 180 में बयान पढ़े थे ना, पुलिस रिकॉर्ड करता है बयान, उसमें मेंशन था कि पुलिस चाहे तो राइटिंग में रिकॉर्ड कर सकता है, वैसे तो ओरली एग्जामिन करता है 180 में, बट उसके ऊपर ये डिस्क्रिप्शन है कि वो राइटिंग में रिकॉर्ड कर सकता है। तो वो राइटिंग में उन बयानों को रिकॉर्ड कहाँ पर करता है? केस डायरी में। और ये जो केस डायरी है ये अच्छा खासा एक वॉल्यूम होती है, ऐसा नहीं कि 4-5 पन्ने उठा के लेके जा रहा है, ड्यूली पेजिनेटेड होती है, पेज नंबर डले होते हैं ताकि बीच में से कोई पेज निकाल ले रहा हो तो पता चल जाए कि भाई कुछ तो इसने हटाया इसमें से, इसलिए ड्यूली पेजिनेटेड रहती है। सबसेक्शन 4 ये कह रहा है कि कोई भी क्रिमिनल कोर्ट क्या कर सकती है, जिस केस की वो इंक्वायरी और ट्रायल कर रही है उस केस में जो भी मतलब पुलिस डायरी वगैरह इन्वॉल्व है वो मंगवा सकती है। और यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि केस डायरी में जो भी चीजें हैं उनको एज एविडेंस यूज नहीं किया जा सकता है, सिर्फ इंक्वायरी एंड ट्रायल में उनसे मदद ली जा सकती है, उनसे एड ली जा सकती है। तो ये किसके लिए बोल रहे हैं? कोर्ट के लिए। तो क्रिमिनल कोर्ट ये चीज कर सकती है जो भी मैंने बताई। सबसेक्शन 5 ये कह रहा है कि सिर्फ इस वजह से कि जो कोर्ट है ना उसने केस डायरी को रेफर किया है, कोई भी एक्यूज और ना ही उसका एजेंट उस केस डायरी को मंगवाने के हकदार होंगे, और ना ही वो इस वजह से उसको इंस्पेक्ट करने के हकदार होंगे, वो उसको देखना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमें भी दिखा दो जरा। ओके, बट इस बात का एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि अगर पुलिस ऑफिसर ने उस डायरी को अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए यूज किया था, या फिर कोर्ट ने पुलिस वाले को ही केस डायरी में जो बातें मेंशन थी उससे उसको कॉन्ट्राडिक्ट करा था, तो तब इन दैट सिचुएशन 148 या फिर 164 बीएसए में जो दे रखे ना प्रोविजन, फिर वो अप्लाई हो जाएंगे। यानी कि पुलिस ऑफिसर जैसे ही यूज कर लेता है केस डायरी अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए या फिर उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कोर्ट केस डायरी को यूज कर लेती है, तो तब एक्यूज को भी राइट मिल जाता है कि वो भी क्या कर सकता है, रेलेवेंट एंट्री प्रोड्यूस कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है और उस कॉन्टेक्स्ट में क्रॉस एग्जामिन भी कर सकता है। अंडर सेक्शन 148 जो उसको राइट मिलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट करने के वो इस्तेमाल कर सकता है। ओके, और ये आप बताना कि सेक्शन 164 ऑफ बीएसए में है क्या। तो ये हो गया आपका सेक्शन 192 केस डायरी के बारे में। और यहाँ पे आपको मेमोरी रिफ्रेश करने से रिलेटेड बीएसए में देखने को मिलता है सेक्शन 162, ये भी आप यहाँ पर लिंक कर लेना। अब यहाँ पे मेन सेक्शन आता है एक और, सेक्शन 193। वैसे 192 भी इंपॉर्टेंट था। ओके, 193 बात करता है कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी उसकी रिपोर्ट बना के पुलिस ऑफिसर भेजेगा मजिस्ट्रेट को। तो इसीलिए सबसे पहले ये कहता है कि चैप्टर नंबर 13 में जो भी इन्वेस्टिगेशन चलेंगी हर इन्वेस्टिगेशन बिना अननेसेसरी डिले के कंप्लीट हो जानी चाहिए। और कह रहे हैं कि जो 64 से 68 तक 70, 71 वाले सेक्सुअल ऑफेंसेस आप बीएनएस में पढ़ते हो, वो वाले ऑफेंस का अगर मामला है या फिर अगर
पॉक्सो एक्ट में सेक्शन 4 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट दे रखी है, सेक्शन 6 में दे रखी है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट, सेक्शन 8 में दे रखी है सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट और सेक्शन 10 में दे रखी है एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट। ये जितने भी मैंने बताया बीएनएस वाले या पॉक्सो वाले, ये ऑफेंसेस का अगर इन्वेस्टिगेशन करना है तो उसके लिए टाइम पीरियड जो बता रखा है वो आपने ध्यान रखना है। वो कितना है? जब एसएचओ साहब को ऐसे ऑफेंसेस के बारे में इतला मिली, इंफॉर्मेशन मिली, उस तारीख से 2 महीने के अंदर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेनी है। ओके, सबसेक्शन 3 कह रहा है कि जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी ना इन्वेस्टिगेशन, तो तब एसएचओ साहब क्या करेंगे? एसएचओ साहब रिपोर्ट वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी भेज सकते हैं, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ये न्यू यहाँ पर ऐड करी गई है। तो वो रिपोर्ट भेजेंगे किसको? उस मजिस्ट्रेट को जो कि सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लोज बी में पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने के लिए एंटाइटल है। ये चीज़ भी यहाँ पर आप नोट कर लेना। किस तरीके से भेजेंगे? उस तरीके से भेजेंगे जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। और उस पुलिस रिपोर्ट में ये क्या क्या लिखेंगे? उस पुलिस रिपोर्ट में ये लिखेंगे पार्टीज का नाम, इंफॉर्मेशन का नेचर, उन पर्सन के नाम जो कि लग रहे हैं केस के फैक्ट से एक्विंटेड, लाइक जो भी गवाह वगैरह हो सकते हैं, वो क्या लग रहा है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, अगर हुआ है तो किसने किया है ये मेंशन करना पड़ेगा। क्या एक्यूज को अरेस्ट किया है ये मेंशन करना पड़ेगा। क्या उसको बॉन्ड या बेल बॉन्ड पर रिलीज किया गया है ये मेंशन करना पड़ेगा। और ये मेंशन करना पड़ेगा कि क्या एक्यूज को अंडर सेक्शन 190 कस्टडी में फॉरवर्ड किया गया है ये मेंशन करना पड़ेगा। साथ ही मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट वुमन की लगानी पड़ेगी अगर मामला है सेक्सुअल ऑफेंसेस वाला, सेक्शन 64 से लेकर 68, 70, 71 ऑफ बीएनएस में जो पनिशेबल ऑफेंसेस है उनका अगर मामला है तब। और लास्टली इनको ये भी मेंशन करने पड़ेगा कि अगर मामले में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन्वॉल्व है तो वो किन किन की कस्टडी में वो रखी गई ये मेंशन करना पड़ेगा। उसका सीक्वेंस उनको बताना पड़ेगा कि किसने उसको जब्त किया था, किसने उसको सील करके रखा था, कहाँ रखा था, फिर उसके पास से वो कहाँ पर गई, फोरेंसिक वालों के पास कब भेजी गई, कब उन्होंने वापस किया, फिर उसको कहाँ पर रखा गया, ये सब चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी। ओके, और यहाँ पर पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्मेंट को या फिर विक्टिम को इन्फॉर्म करेंगे इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस की, कहाँ तक पहुँच चुकी है इन्वेस्टिगेशन, किसी भी मीन्स के जरिए, इवन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए भी ये इन्फॉर्म कर सकते हैं। बट कितने टाइम के अंदर? विद इन 90 डेज। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये न्यू है। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन दी थी ऑफेंस के बारे में, तो उसको भी इन ऑफिसर की ड्यूटी है कम्युनिकेट करने की, क्या कि इन्होंने क्या एक्शन लिए हैं। किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे? जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बना के प्रिस्क्राइब किया हुआ है। अब ये जो पुलिस रिपोर्ट के बारे में हमने सेक्शन 193 सबसेक्शन 3 में पढ़ा, इसके बारे में सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 1 क्लोज टी दे रखा है जो कि पुलिस रिपोर्ट को डिफाइन करता है। यही बोलता है ना कि मतलब जो रिपोर्ट पुलिस वाले फॉरवर्ड कर रहे हैं मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 193 सबसेक्शन 3, किस मजिस्ट्रेट को? जो कि पुलिस रिपोर्ट पर अंडर सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लोज बी कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है। अब अगर आपसे पूछे कि पुलिस रिपोर्ट की एविडेंशियरी वैल्यू बताओ, तो इस चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट केस है, राजेश यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2022 का, और एक है डब्ल्यू कुजूर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2024 का। इन दोनों ही केस में ये बात हेल्ड करी जाती है कि पुलिस रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जो भी मतलब मटीरियल कलेक्ट किए इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उनके आधार पर उन इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर्स की जस्ट ओपिनियन है, ये कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। इसके आधार पे कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है, अदर कोरोबरेटिव एविडेंसेस का सहारा लेना पड़ेगा। बाकी ये ध्यान रखना है, सौरभ दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 के केस में कह दिया गया था कि जो पुलिस रिपोर्ट होती है, जिसको आप चार्जशीट भी कहते हैं, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होती है। सबसेक्शन 4 ये कह रहा है कि अगर सेक्शन 177 के तहत सुपीरियर ऑफिसर अपॉइंट किया हुआ इस काम के लिए, किस काम के लिए? मजिस्ट्रेट के पास पुलिस रिपोर्ट ले जाने के लिए, बताया था ना ये चीज़ मैंने। तो तब पुलिस रिपोर्ट यहाँ पर जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है उस हिसाब से इस सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा ही मजिस्ट्रेट के पास तक पहुंचाई जाएगी। और ये क्या कर सकता है? जब तक उस पुलिस रिपोर्ट के मिल जाने के बाद मजिस्ट्रेट कोई ऑर्डर ना दे दे, तब तक जिसने सुपीरियर ऑफिसर को पुलिस रिपोर्ट दी थी आगे मजिस्ट्रेट को पहुंचाने के लिए, उस पुलिस ऑफिसर को ये सुपीरियर ऑफिसर कह सकता है कि आप ना आगे इस इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू कर लो और इन्वेस्टिगेट कर लो अभी।
ओके, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर लो आप जब तक मजिस्ट्रेट कोई ऑर्डर नहीं देता। ऐसा ये उसको डायरेक्शन दे सकता है, ये सुपीरियर ऑफिसर। ओके, तो यहाँ पे भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन देने की पावर दे रखी है सेक्शन 193 सबसेक्शन 4 में। किसको दे रखी है? सुपीरियर ऑफिसर को। सबसेक्शन 5 ये कह रहा है कि अगर पुलिस रिपोर्ट जो मजिस्ट्रेट को दी गई है ना यहाँ पे, उससे मजिस्ट्रेट को ये अपीयर होता है कि एक्यूज को बॉन्ड या बेल बॉन्ड पर रिलीज किया गया है, तो तब मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? उस वाले बॉन्ड या बेल बॉन्ड को डिस्चार्ज कर सकता है, या फिर जो भी उसको सही लग रहा है वो कर सकता है। मतलब यहाँ पे ये पुराने वाले को हटा के नया निकालेगा। सबसेक्शन 6 ये कह रहा है कि सेक्शन 190 में जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी कि फॉरवर्ड करी जा रही थी मजिस्ट्रेट को, तो वही वाला अगर मामला है, उसी तरीके से ये आया है मामला, तो तब ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों की ये ड्यूटी बनती है कि मजिस्ट्रेट को जब ये रिपोर्ट फॉरवर्ड करेंगे तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट के जो भी रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट हैं जिन पे प्रोसिक्यूशन रिलाई करना चाह रही है, उनमें से उनको बाहर निकाल दो जो ऑलरेडी मजिस्ट्रेट को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भेज दिए गए हैं। उनको हटा के बाकी सब के सब पुलिस रिपोर्ट के साथ भेजे जाएंगे। और बाकी कह रहे हैं कि 180 में जो बयान रिकॉर्ड किए गए थे जिन भी पर्सन के, जिनको प्रोसिक्यूशन एज अ विटनेस एग्जामिन करना चाह रही है, उनके बयानों को भी पुलिस रिपोर्ट के साथ भेजा जाएगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी क्या, कि अगर पुलिस वाला जो है वो कोई स्टेटमेंट का पार्ट इरेलीवेंट समझता है, या फिर ये सोचता है कि ये जस्टिस के लिए ज़रूरी नहीं है, या फिर ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो तब ये इंडिकेट कर सकता है कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये ऐसा है, और मजिस्ट्रेट को ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि जब आप एक्यूज को कॉपीज़ वगैरह भेजोगे, जैसे कि भेजता है 230 में, तो आप ये मत भेजना, जो भी आप कॉपीज़ भेजोगे एक्यूज को, उसमें आप ये चीज़ें मत भेजना जो मैंने आपको बताई हैं कि ये इरेलीवेंट है, जस्टिस के लिए ज़रूरी नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। ओके, तो ये इंडिकेट करके बता देगा और इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर देगा मजिस्ट्रेट को कि इसको एक्सक्लूड करें उन कॉपीज़ में से जो आप एक्यूज को भेजोगे, और क्यों करें इसके रीज़न बताएगा। सबसेक्शन 8 ये कह रहा है कि अभी जो हमने बात आपको बताई सबसेक्शन 7 में, उसको ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जैसे कि पता ही है कि जो मजिस्ट्रेट है वो सेक्शन 230 में एक्यूज को कॉपीज भेजेगा, तो इसलिए एक्यूज के लिए वो पुलिस रिपोर्ट की कॉपी और जो भी मतलब डॉक्यूमेंट मजिस्ट्रेट ने भेजने हैं आगे सेक्शन 230 में एक्यूज को, उनकी कॉपी पूरे अच्छे से इंडेक्स वगैरह लगा के मजिस्ट्रेट को ये सप्लाई करेगा कि लो भैया, आगे जब आप 230 में पहुंचोगे तो आपको भेजना होगा ना एक्यूज को, तो लो भेज देना, हमने आपको भेज दिए। और यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ये सप्लाई करता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू, तो इस चीज़ को भी अपन लोग मान लेंगे कि ड्यूली सर्व कर दी है पुलिस वाले ने ये कॉपीज मजिस्ट्रेट को। ओके, सबसेक्शन 9 जो मेन सेक्शन है फर्दर इन्वेस्टिगेशन का, ये क्या कहता है कि सेक्शन 193 में हमने जो कुछ भी पढ़ा वो, जैसे कि आपको पता है कि 193 सबसेक्शन 3 में क्या हो रही है, पुलिस रिपोर्ट फाइल करी जा रही है जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो रही है ना उसके बाद, तो इट डजंट मीन कि अब आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करी जा सकती है उस ऑफेंस की जिसकी रिपोर्ट बनाकर 193 सबसेक्शन 3 में दे दी जा चुकी है। करी जा सकती है, भले रिपोर्ट इनिशियल रिपोर्ट है, वो पुलिस रिपोर्ट जो 193 सबसेक्शन 3 में दी जा रही है उसको आप इनिशियल रिपोर्ट बोल सकते हो। ओके, तो मजिस्ट्रेट को भले ही दे दी हो, उसके बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी जा सकती है आगे। और फिर जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एविडेंसेस मिलते हैं ओरल या डॉक्यूमेंट्री, वो क्या करने होंगे, फॉरवर्ड करने होंगे फर्दर रिपोर्ट और रिपोर्ट वगैरह जो भी बनाएंगे उसके साथ मजिस्ट्रेट को एडिशनल चलान जब बनेगा ना, एडिशनल चालान बनेगा, उसके साथ मजिस्ट्रेट को जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने बाय रूल प्रिस्क्राइब किया हुआ है उस तरीके से भेजने होंगे। फिर उसके ऊपर भी आगे जो 193 सबसेक्शन 3 से लेकर सबसेक्शन 8 में जो भी प्रक्रिया दे रखी है, जहाँ तक पॉसिबल होता है वहाँ तक उस रिपोर्ट के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी जो कि सबसेक्शन 9 में दी जा रही है। कौन सी रिपोर्ट? फर्दर रिपोर्ट, एडिशनल रिपोर्ट। प्रोवाइजो कह रहा है ड्यूरिंग ट्रायल अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो कोर्ट केस को ट्राई कर रही है उस कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन लेने के बाद वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन 90 डेज के अंदर कंप्लीट हो गई होनी चाहिए। बट एक और चीज़ है, ये 90 डेज वाला जो टाइम है ना, इसको कोर्ट की परमिशन से एक्सटेंड करवाया जा सकता है और आगे। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 13 में आखिरी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा है इनक्वेस्ट, जिसको हम कहते हैं मृत्यु समीक्षा।
पुलिस के द्वारा जो की जाती है वो दे रखी है 194 में, मजिस्ट्रेट के द्वारा जो की जाती है वो दे रखी है 196 में। तो सबसे पहले 194 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर एसएचओ या फिर वो पुलिस ऑफिसर जिसको स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर किया हुआ है, तो इन दोनों में से किसी को भी अगर मिलती है इंफॉर्मेशन, और ये दोनों जो है ना, इनको हम सिर्फ ऑफिसर ऑफिसर बोलेंगे अब, ठीक है? तो जो ऑफिसर हैं ये, इनको जब इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? कि किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर ली है, या फिर किसी व्यक्ति को किसी ने मार दिया है, या किसी एनिमल ने मार दिया है, या किसी मशीनरी ने मार दिया है, या किसी एक्सीडेंट में मारा गया है, या फिर कोई पर्सन ऐसी परिस्थितियों में मरा है जिससे रीजनेबल सस्पिशन हो रहा है कि कोई अदर पर्सन ऑफेंस कमिट किया है। तो जैसे ही ये इंफॉर्मेशन मिलेगी ना इनको, पहली चीज ये क्या करेंगे? उस नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जो कि इंक्वेस्ट होल्ड करने के लिए इंपावर्ड है। अब ये कौन है, पहले ये देख लो जाके। तो सबसेक्शन 4 बताता है कि कौन से मजिस्ट्रेट इंपावर्ड हैं टू होल्ड इंक्वेस्ट, मृत्यु समीक्षा करने के लिए कौन कौन से मजिस्ट्रेट इंपावर्ड हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या कोई भी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर डीएम ने इंपावर किया है। तो अब यहां पर वापस से आ जाओ इस वाले पॉइंट पे कि जब ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिली, तो जैसा कि मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन मिली, उसके बाद क्या करेगा? नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जो कि इंपावर्ड है इंक्वेस्ट होल्ड करने के लिए, उस नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये इंटीमेशन देगा, बताएगा इमीडिएटली इस चीज के बारे में कि ऐसा ऐसा हो गया है। यहां पर सिर्फ ये बताने की ड्यूटी है, यहां पर ये इनसे परमिशन नहीं ले रहा, आगे जो ये चीज करेगा उसके लिए। ओके, वो बात अलग है अगर स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बना के कुछ और ही डायरेक्ट किया हुआ है, या डीएम या एसडीएम ने जनरल या स्पेशल ऑर्डर देके कुछ और ही डायरेक्ट किया है, तब तो उस हिसाब से चला जाएगा। लेकिन जब तक कि अब नहीं आ रही आवाज? अब आ रही है? ओके, तो कौन सा पॉइंट था लास्ट जो मैंने बताया? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब तक इन लोगों ने कुछ और ना डायरेक्शन दिया हो, अगर इन्होंने कुछ और डायरेक्शन दे रखा है तब तो उसी हिसाब से चला जाएगा। तब तक ये कह रहे हैं कि ये जो ऑफिसर हैं ये इमिडिएटली ये इंटीमेशन देने के बाद क्या स्टेप लेंगे? जहां पर डिसीज की बॉडी पड़ी है उस जगह जाएंगे। उस जगह पर जाके क्या करेंगे? उस जगह पर जाके वहां के 2 या 2 से ज्यादा रेस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट जो नेबरहुड के हैं उनकी प्रेजेंस में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और अपरेंट कॉज क्या लग रहा है डेथ का उसके बारे में रिपोर्ट बनाएंगे, जिसमें वो डिस्क्राइब करेंगे कि क्या क्या चोटें वगैरह, फ्रैक्चर वगैरह, कहीं पे नील पड़े हुए ब्रूसेस वगैरह अगर दिख रहे हैं, या अदर मार्क्स ऑफ इंजरी जो भी मतलब बॉडी पे उन्हें लग रहे हैं कि ये इस तरीके के मार्क वगैरह हैं, ये जो भी है वो सब चीज़ें ये अपनी उस रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। और क्या लग रहा है इन्हें कि किस मैनर में, किस वेपन से या किस इंस्ट्रूमेंट से वो मार्क किए गए होंगे, वो सब ये जो भी इनको लग रहा है उस हिसाब से ये उसमें बताएंगे। और ये जो रिपोर्ट यहाँ पर बनाएंगे इसको अपन लोग कहेंगे इंक्वेस्ट रिपोर्ट। और इस इंक्वेस्ट रिपोर्ट की क्या एविडेंशियरी वैल्यू होगी ये भी जान लो, ये कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होगी। ओके, और हाँ जी, अभी ये लास्ट में पहुंच गई हूँ, अभी अभी बताती हूँ। ये जो लास्ट में नहीं लिखा हुआ पॉइंट, और ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट कोई सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। साथ ही जो हम आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में देखेंगे वो भी ध्यान रखना है कि वो भी सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। और ये दोनों के बारे में आपने ध्यान रखना है कि ये दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट भी नहीं है। ये कहा गया था ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट के केस में। ओके, और आगे ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट इन्होंने तैयार करी है, सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि उस पे ये साइन करेंगे, और जो भी अदर पर्सन थे वहां पे या फिर जो भी मतलब उससे सहमत है वो उस पे साइन करेंगे, और फिर ये डीएम को या फिर एसडीएम को 24 आवर्स के अंदर फॉरवर्ड करी जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, टाइम ध्यान रखना है ये टाइम भी। सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि अगर सुसाइड किया है किसी महिला ने 7 साल के अंदर शादी के बाद, या फिर शादी के बाद 7 साल के अंदर महिला की डेथ हुई है ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो कि नॉर्मल नहीं है, जो सस्पिशियस हैं, या फिर ऐसी महिला के
जो रिलेटिव हैं उन्होंने रिक्वेस्ट करी है तब, या फिर डेथ को लेकर डाउट हो रहा है, या फिर ऑफिसर किसी रीजन की वजह से जरूरी समझते हैं, तो तब क्या किया जा सकता है? जो डेड बॉडी है ना, उसका ये पुलिस ऑफिसर मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं इस बॉडी को फॉरवर्ड करके। कहाँ पे? जैसा भी स्टेट ने रूल बना के बताया हुआ है, उस नियरेस्ट सिविल सर्जन के पास, या जो भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन अपॉइंट किया हुआ है, उसके पास बॉडी को ये भेजेंगे। और पोस्टमार्टम के लिए जो भेज रहा है ना, इन्हें ये ध्यान रखना होगा कि इस सिविल सर्जन या ये जो क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन है, इसके पास पहुंचने तक जो भी डिस्टेंस है और जो भी मतलब वेदर है, मतलब जिस तरीके का मौसम हो रखा है, उस हिसाब से मतलब कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि पहुंचने में इतना टाइम लग जाए कि ये जो बॉडी है ये ख़राब ही हो जाएगी। ख़राब होने का रिस्क है, इसके पुट्रेफैक्शन का रिस्क है, इसके डिकम्पोज होने का रिस्क है, और फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं रह जाएगा ना मेडिकल एग्जामिनेशन कराने का। तो ये सब चीज़ें कंसीडर करके ही पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे, ये भी ध्यान रखना है। और फिर वही चीज़ है, जो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी वो मैंने बता ही दिया, वो कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होगी और ना ही वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होगी, ये आपने ध्यान रखना है, ये चीज़ पूछी जाती है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन 194 हो गया है कंप्लीट। सेक्शन 195 ये कहता है कि ये जो पुलिस ऑफिसर सेक्शन 194 में प्रोसीड कर रहे हैं, ये क्या कर सकते हैं? राइटिंग में सम्मन भेज के बुला सकते हैं किनको? इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो रेस्पेक्टेबल पर्सन लोकेलिटी के 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन जो थे, जो कि विटनेस करे थे, उनको बुला सकते हैं सम्मन देके। और जो भी मतलब एक्विंटेड हैं केस के फैक्ट से, उनको बुला सकते हैं सम्मन देके। और जिनको ये सम्मन देकर बुलाएंगे वो बाउंड होंगे, जैसा कि इन्होंने बोला है, जहाँ पे भी आने के लिए वहाँ पे आने के लिए बाउंड होंगे ये। और जो भी उनसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी मतलब इन पर्सन से ये क्वेश्चन पूछेंगे, उन क्वेश्चन का इनको ट्रूली आंसर देना होगा। उन क्वेश्चन को छोड़ के जिनका आंसर करने से ये किसी क्रिमिनल लायबिलिटी, क्रिमिनल चार्ज, पेनल्टी या फोरफीचर में फंस सकते हैं, तो वैसे क्वेश्चन का आंसर करने से ये मना कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट प्रोवाइजो ये कह रहा है कि अगर वो पर्सन जिसको पुलिस वाले बुला रहे हैं एग्जामिन करने के लिए, वो पर्सन अगर मेल है 15 साल से नीचे का, 60 साल से ऊपर का, या फिर वो कोई महिला है, या फिर वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल पर्सन है, या फिर वो एक्यूट इलनेस वाला पर्सन है, तो तब ऐसे लोगों के लिए खास व्यवस्था है क्या कि इनको इनके घर पे ही जाकर एग्जामिन किया जाएगा। इनको बोला जाएगा कि हम फला फला तारीख को आपके घर पे आ रहे हैं, अपने घर पे ही रहना। ओके, बाकी इनकी मर्जी है। अगर ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हम तो पुलिस स्टेशन आ जाएंगे, तो इनको तब इस चीज़ की परमिशन दे दी जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, ये तो और बढ़िया है। ओके, ये लगभग आपको लगेगा ये वाला सेक्शन जो हमने 179 एंड 180 पढ़ा था, उन दोनों का मिक्सचर लगेगा ये सेक्शन। अब सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है? सब सेक्शन 2 कह रहा है इफ फैक्ट्स डू नॉट डिस्क्लोज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 190, तो तब पुलिस ऑफिसर यहां पर रिक्वायर्ड नहीं करेगा उन पर्सन को कि वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अटेंड हो। सेक्शन 196 BNSS का बताता है कि मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है ऐसे मामलों की इंक्वायरी करने की, जो हमने देखे 194 में। तो कह रहा है कि अगर सेक्शन 194 सबसेक्शन 3 में जो क्लोज 1 या सेकंड वाला मामला था, जिसमें क्लोज 1 में तो हमने ये देखा था कि 7 साल के अंदर, शादी से 7 साल के अंदर महिला ने सुसाइड कर ली है, या 7 साल के अंदर ऐसी परिस्थितियों में मरी है जिनसे सस्पेशन हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, तो तब इस सिचुएशन में नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को, जो कि इंक्वेस्ट होल्ड करने के लिए एम्पावर्ड है, करनी पड़ेगी ही पड़ेगी ये चीज, जो अभी हम आपको बताएंगे। बाकी मामलों में मैंडेटरी नहीं है। बाकी जो मामले हैं 194 सब सेक्शन वाले, उसमें मैंडेटरी नहीं है, वहां पे मजिस्ट्रेट को डिस्क्रिप्शन है क्या करने का। यहाँ पे जो चीज मेंशन है, इंक्वायरी इनटू द कॉज ऑफ द डेथ, और ये इंक्वायरी जो मजिस्ट्रेट यहाँ पर करेगा या कर सकता है, ये होगी या तो इंस्टीड ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन, या फिर होगी इन एडिशन टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन। मतलब, और अगर इंक्वायरी यहां पर मजिस्ट्रेट करता है, तो तब यहां पर उसको वो सारी पावर होंगी जो किसी ऑफेंस की इंक्वायरी करने के दौरान इसके पास होती हैं। तब वो पावर उसके पास यहां पे भी होगी जब वो इंक्वायरी करेगा। सबसेक्शन 2 कह रहा है ये जो सिचुएशन बताई हैं, इन सिचुएशंस में मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। क्या सिचुएशन? अगर कोई पर्सन मरता है या डिसअपियर होता है, या किसी महिला के साथ रेप किया जाता है, कहाँ पे?
पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में, तो तब जिस मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में वो ऑफेंस हुआ है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ वो मजिस्ट्रेट को करनी पड़ेगी ऐसे मामले में इंक्वायरी। ओके, सबसेक्शन 3 कह रहा है कि ये जो इंक्वायरी करेगा यहाँ पे मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 196, जैसे भी मतलब सही लगता है परिस्थितियों के हिसाब से उस तरीके से एविडेंसेस को ये रिकॉर्ड करेगा। सबसेक्शन 4 ये कह रहा है कि अगर जरूरी हो तो तब मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, जो बॉडी ऑलरेडी जमीन में गाड़ दी जा चुकी है, ठीक है, उसको भी बाहर निकलवाने का और एग्जामिन किए जाने का ऑर्डर दे सकता है, ये डिटरमिन करने के लिए कि कारण क्या था डेथ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसको कॉर्पस डेलिक्टाई के नाम से भी जानते हैं इस सबसेक्शन को। सबसेक्शन 5 ये कह रहा है अगर पॉसिबल होता है तो मजिस्ट्रेट की यहाँ पर ये ड्यूटी भी बनती है क्या, कि मजिस्ट्रेट डिसीज के जो भी नॉन रिलेटिव लग रहे हैं उनको बताएगा कि ऐसे ऐसे इंक्वायरी अपन लोग कर रहे हैं, और उनको अलाउ करेगा कि वो इंक्वायरी के दौरान अगर मौजूद रहना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रेजेंट रह सकते हैं। सबसेक्शन 6 क्या कह रहा है, सबसेक्शन 6 कह रहा है मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो क्या करेंगे, इंक्वायरी, और यहाँ पे एक और चीज ऐड कर लेना, इन्वेस्टिगेशन या फिर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन किसके लिए लिखा हुआ है, पुलिस ऑफिसर के लिए। तो जो भी है ये मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर इंक्वायरी किए हैं या फिर पुलिस ऑफिसर अगर कंडक्ट किया है इन्वेस्टिगेशन, उनकी ड्यूटी बनती है क्या, कि वो 24 घंटे के अंदर फ्रॉम द डेथ क्या करेंगे, डिसीज की जो डेड बॉडी है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे, जब तक कि ऐसा करना इम्प्रैक्टिकेबल ना हो। अगर इम्प्रैक्टिकेबल है डेड बॉडी को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजना, तो तब क्यों है इम्प्रैक्टिकेबल, इसके रीजन ये राइटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। और रिलेटिव यहाँ पर जो टर्म यूज हुई है इसमें कौन कौन आ सकते हैं ये बता रखा है लास्ट में, इसमें डिसीज पर्सन के पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर और स्पाउस आ सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेक्शन 196, और इसके साथ साथ आपका चैप्टर नंबर 13 फाइनली हो चुका है दी एंड। चैप्टर नंबर 13, हाँ ये हो गया है दी एंड। इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद मैं जा रही हूँ गंगा नहाने। खतरनाक चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। अब हम जाएंगे सीधा हरिद्वार, गंगा नहा के आएंगे। हमारा सफर हो चुका है खत्म, जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट काम हो चुका है खत्म। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और जैसे आप रील शेयर करते रहते ना अपने दोस्तों को, उनके बजाय ये काम की वीडियो भी शेयर कर लिया करो, ताकि वो भी पढ़ ले, उनका भी कुछ भला हो जाए। और हाँ, अगर आपको मेरे किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, उनको बाय करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद जीनत के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं काफी सारी चीजों की अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करती रहती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।